तो आई होप कि पिछले सेशंस में आपको जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बताए गए थे वो आपको समझ में आए होंगे। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम आगे और बढ़ाएंगे, उनको और डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे मैं आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करा रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि यार मेरे को प्रैक्टिकली तो कुछ चीजें, अब क्या है ना कि सेशन की भी लिमिटेशन है, और अगर मैं हर चीज को डिटेल में जाने लगा तो फिर सेशन बहुत लंबी हो जाएगा। तो इसलिए अभी हम थोड़ा थोड़ा मतलब हाई लेवल पे कंपोनेंट्स को समझते हैं। जहां जहां जरूरत होगी उनको हम डीप डाइव करके भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। उसके बाद जब हम ये पूरा सेशन खत्म कर लेंगे ना, तो फिर उसके बाद आप लोग मुझे फीडबैक देना कि क्या आप लोग इस पे और डिटेल में किस किस चीज को समझना चाहते हो। ओपन स्टैक आज की डेट में बहुत सारी सर्विसेज ऑफर करता है। ठीक है, वो सर्विसेज कई बार हमारी कंपनीज के भी प्रोडक्ट के अंदर नहीं होता है। तो आपको अगर इंटरेस्ट होगा तो हम उनको और ज्यादा डिटेल में अलग सेशन में इंक्लूड करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसके अंदर मैं आपको बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ कि जो ओपन स्टैक होता है, जब आप फिजिकली डिप्लॉय करते हो, फिजिकली जब आप उसको इंस्टॉल करते हो ओपन स्टैक को, तो फिजिकली ऑब्वियसली किसी न किसी फिजिकल सर्वर पे ही ओपन स्टैक इंस्टॉल होता है। उसके ऊपर आप अपनी वर्चुअल मशीनें चलाते हो। ठीक है, वर्चुअल मशीन आपके एप्लीकेशन है बेसिकली। ठीक है, आपका एंड रिजल्ट जो आप अपने यूजर्स को देते हो। ओपन स्टैक आपका सॉफ्टवेयर है जो कि आप इंस्टॉल करते हो बेयर मेटल मतलब फिजिकल सर्वर्स के ऊपर। तो अब क्वेश्चन ये है कि फिजिकल सर्वर, जैसे मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि ओपन स्टैक को इंस्टॉल करने के लिए 4 नोड होती हैं। ठीक है, 4 में से 2 मैंडेटरी हैं, 2 ऑप्शनल हैं। मैंडेटरी वाली जो है वो तो आपको करना ही करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शनल वाले आप चाहे तो इंस्टॉल करो, आप चाहे तो ना इंस्टॉल करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2 नोड्स होती हैं ओपन स्टैक के अंदर। एक होता है कंट्रोलर, दूसरा होता है कंप्यूट। कंट्रोलर जैसा नाम है, ये कंट्रोल करता है आर्किटेक्चर को। और कंप्यूट वो एक्चुअल ये मतलब होस्ट होते हैं, फिजिकल सर्वर्स होते हैं जिनके ऊपर आपके वर्चुअल मशीन चलते हैं। तो अब मान लो कि आपको अगर वर्चुअल मशीन चलाने हैं, अब आप अपने एक होस्ट की आपकी एक फिजिकल लिमिटेशन होती है कि आपके होस्ट में इतना मैक्सिमम रैम लग सकता है, मैक्सिमम स्टोरेज अटैच हो सकता है, या मैक्सिमम सीपीयू आता है, ठीक है, वेंडर की तरफ से। तो उसके बाद जब आप और नंबर ऑफ वीएम्स बढ़ाओगे तो मतलब ये कि आप जितने नंबर ऑफ वीएम्स की एक्सपेक्टेशन, आप एक प्लानिंग बना लोगे कि हाँ मेरे को कितने वीएम्स ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेड है कि कितने वीएम्स आएंगे। हो सकता है फ्यूचर में आप एक्सपेंशन भी करो उनका, बिकॉज ऑब्वियसली आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, आप एक एप्लीकेशन के लिए नहीं काम कर रहे हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे हो। तो दैट मीन्स कि आपके जो वीएम्स हैं वो फ्यूचर में और बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, वो कभी भी कम नहीं होंगे। ठीक है, तो आपके होस्ट जो कंप्यूट नोड्स हैं, कंप्यूट नोड बोलते हैं ओपन स्टैक की टर्मिनोलॉजी में, वो सर्वर, फिजिकल सर्वर जिसके ऊपर आपकी वीएम्स चलती हैं, उसको हम कंप्यूट बोलते हैं। तो ये कंप्यूट्स आपके बढ़ते भी हैं, तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हो कंप्यूट अपने टाइम के हिसाब से। आप इसको मतलब लगता है आपको कि कम करना है तो आप कम भी कर सकते हो। अब मेजर क्वेश्चन ये आता है कि जो कंप्यूट है और कंट्रोलर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये सबसे पहला सवाल होता है। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस आप समझो हाई लेवल पे क्या है कि कंप्यूट वो नोड है जिसपे वीएम चलेगी, और कंट्रोलर वो नोड है जो पूरे ओपन स्टैक को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हाई लेवल पे बता दिया मैंने। अब मैं बात करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ओपन स्टैक सर्विसेज। तो ओपन स्टैक की सर्विसेज जो कि पिछली स्लाइड मैंने आपको पिछले सेशन में दिखाया था। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पिछली स्लाइड पे जाता हूँ। तो आप लोग याद करो, जब मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर ये स्लाइड दिखाया था, तो इसमें मैंने लास्ट टाइम में ऑर्केस्ट्रेशन इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, तो आज मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। ये मेजर सर्विसेज हैं ओपन स्टैक के अंदर। यही सिर्फ सर्विसेज नहीं है, इनके अलावा बहुत सारी सर्विसेज हैं जो ओपन स्टैक ऑफर करता है। बट ये वो मेजर सर्विसेज है, यूज केसेस समझ लो, जिनको कि हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, इनको पढ़े बिना आपको ओपन स्टैक का पढ़ना बेकार है। अगर आपने इनको नहीं पढ़ा है तो आपकी ओपन स्टैक की पढ़ाई इनकम्प्लीट है। तो ये सब मैं आपको समझा ही चुका था सारे कंपोनेंट्स के बारे में। ऑर्केस्ट्रेशन बताया था लास्ट टाइम कि ये आपका ऑटोमेशन के लिए यूज होता है, कि वीएम लॉन्चिंग का जो प्रोसेस है, जो मैनुअली आप GUI में गए, आपने कमांड चलाया है, सारे स्टेप्स जो भी प्री रिक्विजिट फुलफिल किए, नेटवर्क वगैरह जो भी, स्टोरेज बनाना, वीएम लॉन्च करना, तो इन सारी चीजों को ना ऑटोमेट करने के लिए एक फ्लो दिया जाता है, एक सर्विस होती है ओपन स्टैक के अंदर जिसको ऑर्केस्ट्रेशन बोलते हैं। ऑर्केस्ट्रेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या, एक तरीके से तरीका होता है जिसमें आप हाई लेवल पे मतलब कि इंस्ट्रक्शन देते हो कि मुझे एक वीएम बनानी है। अब वो एक्चुअली में क्या क्या कमांड चलनी है, उसकी कमांड्स वो यूजर को कोई मतलब नहीं है कि कौन सी कमांड चलनी है। यूजर को एंड रिजल्ट से मतलब है कि उसने बोला एक वीएम चाहिए और उसकी वीएम तैयार हो गई। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो सारा पॉसिबिलिटी होती है, होता है ऑर्केस्ट्रेशन। ठीक है, ये जो ओपन स्टैक में इसको हीट कहा जाता है। ओपन स्टैक में हर सर्विस को कोई ना कोई नाम दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये जो सर्विसेज पढ़ी हैं, तो ये जो पांचों सातों जो भी जितनी भी नंबर ऑफ सर्विसेज है, ठीक है, 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8 सर्विसेज है, ठीक है। इन सर्विसेज की जब मैं बात करता हूँ तो ओपन स्टैक के टर्मिनोलॉजी के अंदर ये जो 8 सर्विस है, कौन सी सर्विस कंट्रोलर पे चलती है, कौन सी सर्विस कंप्यूटर पे चलती है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है लोगों के मन में, डाउट होता है कि यार कंप्यूटर पे कौन सी सर्विस चलेगी, कंट्रोलर पे कौन सी सर्विस चलेगी। ठीक है, हाई लेवल पे तो मैं समझ गया कि कंप्यूटर, मेरे कंप्यूटर पे हाइपरवाइजर चलेगा, लेकिन सर्विसेज कौन कौन सी चलती हैं, तो उसका आंसर ये है कि ओपन स्टैक की जो नोवा सर्विस होती है, जिसका मैंने कॉल फ्लो आपको लास्ट वाले सेशन में बताया था, वो जो नोवा सर्विस है वो आपके कंप्यूटर पे डलती है, कंप्यूटर पे डलती है। और इसका जो क्या कहते हैं, आपका जो हाइपरवाइजर, ये जो आपको देख रहे हो, ये हाइपरवाइजर मैंने दिखाया हुआ है, ये बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है, आपका लाइनक्स कर्नल है, जो कि आपको वीएम क्रिएट करके देता है, ठीक है। टेलीमेट्री एक सर्विस होती है जिसमें बेसिकली आप रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग करते हो, रिसोर्सेज की मतलब अलार्म मॉनिटरिंग नहीं, बेसिकली रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कि आपका कितने, आपने कितने सीपीयू आपके मतलब कंज्यूम हो रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट के लिए। मान लो एक प्रोजेक्ट में कितने सीपीयू चल रहे हैं, कितने नेटवर्क यूज हो रहे हैं, कितने रैम कंज्यूम हो रहा है, मतलब आपको बेसिकली अगर आपको मान लो कि कल को चार्जिंग करनी है कि भाई एक एप्लीकेशन टीम ने 5 वीएम चलाई इतने इतने स्पेसिफिकेशन के साथ, तो और इतने दिनों के लिए, तो मुझे उनको चार्ज करना है, जैसे कि अमेजोन भी करता है, आपको बिलिंग करता है आप जितने रिसोर्सेज यूज करते हो। तो ये जो सर्विस होती है उस काम आती है, इसको ऑप्शनल बताया गया है कि आप जरूरी नहीं है कि आप इंस्टॉल करो, आपको चाहिए तो आप कर सकते हो, तो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल सर्विस है, तो ये आपके कंप्यूटर पे भी चलती है, सो दैट ये रिसोर्सेज की कंजम्पशन को, पैटर्न को, ट्रेंड को मॉनिटर कर सके। न्यूट्रॉन वो सर्विस होती है ओपन स्टैक की जो हमको नेटवर्क प्रोवाइड करता है। नेटवर्क मतलब कि वीएम जब बात करेगा बाहर किसी एक्सटर्नल वर्ल्ड से, या वीएम जब दूसरे वीएम से बात करेगा विद इन द सेम नेटवर्क, अगर उसको बात करना हुआ, तो उस समय वो नेटवर्क की इसको जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज बिना नेटवर्क के क्या है, वीएम आइसोलेटेड है, आप उस पर लॉग इन ही नहीं कर सकते। आप कंसोल के थ्रू जा सकते हो, आप कंसोल खोलोगे, आप सब कुछ कर सकते हो, बट बाहर से रिमोट से कोई उसको पिंग नहीं कर सकता, वो वीएम किसी और से बात नहीं कर सकता, बिकॉज नेटवर्क नहीं है। तो नेटवर्क का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये जो 3 सर्विसेज है यहाँ पे होती हैं कंप्यूटर के ऊपर, मेजरली ये 3 सर्विसेज होती हैं। अब कंट्रोलर की मैं बात करूं तो कंट्रोलर में आपका कीस्टोन होता है। कीस्टोन वो सर्विस होती है ओपन स्टैक की जो ऑथराइजेशन करती है। ऑथराइजेशन का मतलब हाई लेवल पे समझो, किसको क्या परमिशन है एक्सेस करने की। मान लो कि एक यूजर है, तो यूजर क्या क्या कर सकता है, कौन सी वीएम देख सकता है, किस प्रोजेक्ट को देख सकता है, कितने वीएम्स वो क्रिएट कर सकता है, हर एक चीज की सर्विस जो है ऑथराइजेशन वो कीस्टोन करता है। प्लस बैकएंड पे इंटरनली भी इसका एक फ्लो होता है जिसमें ये आपस में रिसोर्सेज को एक्सेस देता है। मतलब ये कि मैं ये कहता हूँ कि ये ग्लैंस है, ठीक है, ये न्यूट्रॉन है। अब कोई भी मान लो कि एक्सेस करना है मेरे को, ग्लैंस में जाके इमेज अपलोड करनी है, या ग्लैंस से मुझे इमेज निकालनी है, वीएम बनानी है, तो ये सारे काम आप अगर डायरेक्ट करते हो तो इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ऐसे न्यूट्रॉन को कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए कीस्टोन को फ्रंट एंड बना दिया गया। फ्रंट एंड मतलब ऑथराइजेशन के लिए, GUI नहीं। फ्रंट एंड का मतलब होता है ऑथराइजेशन, की कोई भी एक्सेस जो होगा, एक्सेस मैनेजमेंट का काम होगा प्रोजेक्ट के अंदर, पूरे ओपन स्टैक के अंदर, वो सब कुछ कीस्टोन करेगा। तो कीस्टोन क्या करेगा, आपको एक्सेस देगा। आपके पास अगर एक्सेस नहीं है तो आप उस सर्विस को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ग्लैंस जो कि आपका इमेज सर्विस होता है। इमेज सर्विस में देखो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि यार इमेज सर्विस होती क्या है, मैं बताऊंगा अभी, मतलब अपकमिंग स्लाइड्स में एक एक स्लाइड मैंने बनाई है सारे सर्विसेज के ऊपर। तो अभी के लिए ये बता देता हूँ कि ग्लैंस में बेसिकली आप अपनी इमेज रखते हो जिससे कि आप अपनी वीएम लॉन्च करते हो, ठीक है। आपको वीएम बनानी है, वीएम के लिए आपको कोई सोर्स चाहिए जहां से आप वीएम अपनी लॉन्च करोगे, तो वो जो सोर्स होता है वो आपका ग्लैंस में जाता है। न्यूट्रॉन नेटवर्क प्रोवाइड करता है। हीट मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हीट जो होता है ऑर्केस्ट्रेशन देता है। टेलीमेट्री आपका जो है रिसोर्सेज की कंजम्पशन वगैरह को मॉनिटर करता है, बिलिंग पर्पस कह सकते हो। सिंडर स्टोरेज होता है जो आपको ब्लॉक सर्विस देता है। तो आप याद करो, मैंने आपको सेकंड जो सेशन था मेरा, डे 2 था जब सेशन का, तो मैंने आपको बहुत फोकस किया था स्टोरेज सर्विसेज के ऊपर। तब मैंने आपसे कहा था कि ये टर्मिनोलॉजी पढ़ लो, ये बहुत काम की है। क्या? ब्लॉक स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज और फाइल स्टोरेज। 3 तरीके की स्टोरेज सर्विस होती है बेसिक लेवल पे। ओपन स्टैक से कोई लेना देना नहीं है, ये बेसिक सर्विस है स्टोरेज की। अब ओपन स्टैक में जब आप आते हो तो जो आपका जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक बेसिकली हार्ड डिस्क कह लो, मतलब लेमन टर्म्स में बोलोगे तो हार्ड डिस्क, कि मेरे को तो पूरी की पूरी डिस्क दे दो आप, मैं उसका अपना खुद देख लूंगा कि मुझे क्या करना है, क्या फाइल सिस्टम बनाना है, कैसे माउंट करना है, सब काम मैं खुद कर लूंगा। तो ये जो सर्विस होती है आपको मिलती है सेंडर से। तो आप कहोगे कि यार मेरे को तो एक वॉल्यूम बनानी है,
अब वो ओपन स्टैक में क्या होता है कि सारी चीजें ना जो डिस्क होती है वो वॉल्यूम के फॉर्म में मिलती है। मतलब डिस्क का मतलब ये नहीं कि रॉ डिस्क एज इट इज आ जाएगी, ऑब्वियसली, बिकॉज वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू पास होके आ रहा है आपके पास, तो वो वर्चुअल फॉर्मेट में आ रहा है। तो जब वो वर्चुअल फॉर्मेट में आपके पास आता है तो वो वॉल्यूम के फॉर्म में आता है। वॉल्यूम का एडवांटेज भी होता है, वॉल्यूम का एडवांटेज ये होता है कि वॉल्यूम डाउन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो नीचे लेवल पे ऑलरेडी रेड और सारी चीजें करके आ रहा है। तो आपको जो स्टोरेज मिलता है ओपन स्टैक के अंदर वो ऑलरेडी रिडंडेंट होता है फिजिकल फेलियर से। तो किसी भी तरीके का फिजिकल फेलियर होगा अगर स्टोरेज के अंदर, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आपका वॉल्यूम हमेशा अटैच मिलेगा, ठीक है। स्विफ्ट होता है, स्विफ्ट बताया था मैंने, ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ऑब्जेक्ट स्टोरेज बेसिकली जहां पे बड़ा बड़ा मतलब स्टोरेज बनाना हो ना, लार्ज आर्काइविंग करनी हो, आर्काइविंग पर्पस, तो वहां पे स्विफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट स्टोरेज जहां पे जो फाइल का जो स्टोरेज होता है वो फिक्स नहीं होता है, फॉर्मेट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो डेटा होता है, डेटा आपका जो है वो फाइल के टाइप के हिसाब से वो स्टोरेज खुद ही सेव कर लेता है। इसमें क्या था कि इसमें आपको ब्लॉक मिला है, ब्लॉक को आपने प्रॉपरली अपने हिसाब से चलाया। मतलब ये है, एक तरीके से बोलूं, चलो मैं एक देसी एग्जांपल देता हूँ, ये एक प्लॉट है। अब प्लॉट ले लिया आपने, प्लॉट लेके आपने उसके ऊपर आप कैसे भी घर बनाओ वो आपकी मर्जी है, तो ये होता है सिंडर ब्लॉक स्टोरेज। स्विफ्ट क्या कहता है कि मैं दूंगा तो आपको, पर ये जो है बना बनाया दूंगा मैं आपको, और यहाँ कैसे रखना है वो मैं डिसाइड करूंगा, कहाँ गाड़ी पार्क करोगे, कैसे फ्लोर क्या होगा, सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा। तो ये हो गया आपका स्विफ्ट। मनीला एक ऐसी सर्विस है जो आपको शेयर्ड फाइल सिस्टम देता है। अब देखो होता क्या है, जब हम स्टोरेज को यूज करते हैं तो स्टोरेज को यूज करके हम एंड में जो बनाते हैं वो होता है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम ही होता है जो हमारे ओएस के साथ रिकॉग्नाइज होता है जब हम डेटा सेव करते हैं। तो ये कहता है कि मैं तो आपको रेडीमेड प्लग एंड प्ले वाला कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, मतलब आपको मैं होटल सर्विस दे रहा हूँ। आपने कुछ खरीदना ही नहीं है, आपने सीधा आना है और आप अपने रूम में जाओगे। तो ये होता है मनीला, मतलब कि शेयर्ड फाइल सिस्टम। आपको सीधा अपने वीएम के साथ आप अटैच करोगे, माउंट करोगे, और सीधा आप राइट करना शुरू कर दोगे डेटा। तो ये तीन तरीके की स्टोरेज टेक्नोलॉजी है जो कि मैंने आपको, सर्विसेज हैं, बेसिकली सर्विसेज है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, आज थोड़ा सा रिवाइज बता दिया। ये तो कंपोनेंट्स के टर्म्स में बात हो गई जो कि मैंने कृष्णा आपको एक बार पीछे। रिपीट कर हाँ, दो यार ये प्लीज। हाँ, ये चीज रिपीट कर दो तीनों, थोड़ा ये तीनों ताकि मुझे। स्टोरेज है। हाँ हाँ, ठीक है, नहीं वो ठीक। तो समझ में आ गया। जो जैसे तुमने कहा था ना, सिंडर तो हो गया ब्लॉक स्टोरेज, राइट? ब्लॉक स्टोरेज, स्विफ्ट हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ठीक है? ऑब्जेक्ट स्टोरेज, हाँ। और मनीला हो गया तुम्हारा फाइल, शेयर्ड फाइल शेयर्ड फाइल स्टोरेज, सिस्टम, शेयर्ड फाइल सर्विस कह लो, सर्विस। शेयर्ड फाइल। तो हाँ मनीला में मतलब ये फाइल जो फाइल शेयरिंग होती है उसकी मनीला, उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा, राइट? हाँ, जैसे एनएफएस यूज किया होगा ना अभी तक अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, हाँ तो एनएफएस में हाँ क्या हाँ। होता है, एक एनएफएस सर्वर होता है जिसमें सब फाइल वाइल सब बना होता है, फाइल सिस्टम। हम सिर्फ उसे माउंट हम्म, करते हैं एज अ क्लाइंट। तो सेम ठीक है। कॉन्सेप्ट को यहाँ भी अप्लाई किया जाता है। तो ओपन स्टैक में मनीला जो सर्विस होगी वो आपको बना बनाया फाइल सिस्टम देगा, आपको सिर्फ माउंट करना होगा अपने वीएम के साथ। साइज वाइज तो हमें डिफाइन करना होता होगा ना इसमें? क्या चीज? साइज कितना, क्या कितना साइज का रखना है, हमें क्या रखना है, ये तो हम बताते होंगे। तब वो अपने आप बनाता है या कैसे करते हैं इसमें मनीला में? मतलब देखो, साइज आप बताओगे कि आपको कितना स्पेस चाहिए, ठीक है, स्टोरेज आप हाँ, अपनी 200 GB डिमांड दोगे। का चाहिए या 500 GB का 200, चाहिए या 500 1 TB जीबी, का? हाँ, हाँ, वो आप तो वो बताओगे। तो बट हम बता। फाइल सिस्टम है वो ऑलरेडी बना बनाया होगा। मतलब कि अगर उसने बोला कि मैंने एक्सएफएस फाइल सिस्टम दे रहा हूँ, तो आपको एक्सएफएस फाइल हाँ सिस्टम मिलेगा। हाँ, आप बोल सकते हो कि मुझे एक्सएफएस नहीं चाहिए, मुझे ext3 चाहिए, मुझे ext4 चाहिए, या एनटीएफएस चाहिए, जो भी हाँ। आपको फाइल सिस्टम चाहिए आप इससे डिमांड करोगे। तो यहाँ पे क्या है कि हम्म, इन दोनों स्टोरेज टेक्नोलॉजी में इसमें डिफरेंस क्या है। ये जो दोनों स्टोरेज टेक्नोलॉजी है ना, इसमें आप तो स्टोरेज लेते हो, फाइल सिस्टम बनता है, और फाइल सिस्टम बन के फिर आप डेटा राइट करना शुरू कर दो। यहाँ पे क्या है कि फाइल हम्म, सिस्टम बना बनाया होता है, आपको सिर्फ अपने साथ अच्छा। प्लग एंड प्ले करना होता है, बस लगाया और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मतलब आपको अपने एंड पे कोई एक्स्ट्रा कोई स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है कि फाइल सिस्टम क्रिएट करना है, फाइल सिस्टम के साथ ये करना है। नहीं, सिंपली आप अटैच करो और अपना यूज करो, ठीक है। हम्म। मतलब तो हाँ, अगर, मतलब अगर हमें ब्लॉक की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मोस्ट ऑफ द हाँ। केसेस में हम मनीला यूज करेंगे, राइट? देखो क्या अगर होता है हमें कि कोई इस हाँ। तरीके की रिक्वायरमेंट है कि जो शेयर्ड फाइल सिस्टम जैसे कर रहा है, क्लस्टर बनाना है या कुछ भी करना है हम्म, हमें, तो उस केस में हम मनीला यूज करेंगे, राइट? सिंडर नहीं यूज करेंगे। ये देखो, ये ओपन स्टैक ऑफर करता है तीन तरीके का, ठीक है। अब आप बीइंग एन हाँ। आर्किटेक्ट, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इनमें तीनों में कौन सा चाहिए, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है तीनों टाइप। अब तीनों में से हम्म, आपको कौन सा बेस्ट सूट करता है आपकी एप्लीकेशन की नीड पे।
कई बार जैसे एक छोटा एग्जांपल देता हूँ कि कई बार आपके जैसे 8-10 नोड का एक सोल्यूशन होता है, उस 8-10 के नोड के सोल्यूशन में आप एक नोड को बैकअप नोड बना देते हो, राइट, और उसको आप एज एनएफएस बाकी सारे जो 9 जो हमारे जो सर्वर्स होते हैं उनके साथ एज अ क्लाइंट की तरह मतलब उसको अटैच कर देते हो। तो वहां क्या होता है कि आप अपने जो बाकी के 9 नोड्स होते हैं उनके अंदर आप सिंपली एंड माउंट चलाओगे, आईपी लिखोगे और उसका पाथ लिखोगे और अपना डेस्टिनेशन लिखोगे, मतलब सोर्स डेस्टिनेशन, और सीधा माउंट करोगे, आपका माउंट हो जाएगा और आप अपना बैकअप राइट कर सकते हो। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ जैसे एनएफएस में करते हो। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका जो 10th नोड होता है, जो 10th नोड है वो एज अ एनएफएस सर्वर की तरह काम करता है, जहां पे आप सीधा डेटा राइट कर रहे हो। मतलब ये कि आप अपने क्लाइंट नोड पे कोई चेंजेस, कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं ले रहे हो, सीधा डेटा एससीपी कर दो, एफटीपी कर दो, एसएफटीपी कर दो, सीधा। मतलब फाइल सिस्टम भी बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, प्लग एंड प्ले टाइप की कॉन्फ़िगरेशन समझ लो। तो इसलिए मनीला होता है। हाँ, अब आपका क्वेश्चन ये कि मैं मनीला ही यूज करूंगा, देखो मनीला ही यूज करूंगा कोई जरूरी नहीं है भाई। आप अगर मान लो कह रहे हो मैं डेटाबेस बना रहा हूँ, अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप चाहते क्या हो। आप अगर चाहते हो कि मेरे को तो यार मेरे को तो बस एक स्टोरेज कनेक्ट करना है, सीधा फाइल राइट करना है, मुझे कोई स्टेप्स नहीं करना है, तब आप मनीला पे जाओ। आप कहते हो नहीं मेरा तो डेडिकेटेड है, मैं तो सोफिस्टिकेटेड मेथड में काम करूंगा और मैं ब्लॉक लूंगा, उस ब्लॉक को मैं पहले पार्टीशन करूंगा, पार्टीशन करके मैं उसमें एल्बम बनाऊंगा और सारी चीजें करूंगा, एल्बम बना के मैं उसमें फाइल सिस्टम क्रिएट करूंगा, फिर फाइल सिस्टम क्रिएट करके माउंट करके तब मैं फिर डेटा राइट करूंगा। तो दैट मीन्स कि आप जीरो से सारी चीजें कंट्रोल करना चाहते हो। इसमें क्या है कि आप सीधे एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो, मतलब समझ लो कि जैसे कहते हैं ना सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, उठाया सीधा यूज कर लिया। जैसे आजकल ऑफिस 365 में क्या करेक्ट। होता है। ये बढ़िया एग्जांपल है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की तरह अगर करना है तो हाँ मनीला है, वो रेडी टू यूज है डायरेक्टली। हाँ, और उसमें बनाना पड़ेगा सेंडर में हमें ना, इसमें सब बनाना स्ट्रक्चर पड़ेगा पूरा शुरू बनाना। से। हाँ, सिंडर वॉल्यूम मिलेगा तो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। स्विफ्ट में भी सिंडर जैसा ही होता है। स्विफ्ट और सिंडर में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ये बड़े स्टोरेज के लिए होता है, और यहाँ पे जो डेटा का जो स्टोरेज का जो मेथड होता है, जो टेक्नोलॉजी होती है, मतलब जो तरीका वो अलग होता है, सिंडर का अलग होता है। सिंडर में ब्लॉक में सेव होता है, ब्लॉक में मतलब आपको सब पता होता है कि जो स्टोरेज आपको मिला हुआ है उसके किस सेक्टर पे आपने कहाँ डेटा रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे ये खुद कंट्रोल करता है कि डेटा को कैसे सेव करना है, वो बोलेगा मैं खुद करूंगा, आपने कुछ नहीं करना है। जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं ना, लाइब्रेरी में सब अपने बना होता है, आपको जिस टॉपिक की बुक चाहिए, जिस सब्जेक्ट की, उस बुक की एक रो बनी होती है, उस रो में आप जाओगे, नंबरिंग लिखी होगी, वहां जाके आप सीधा आप अपना जो है डेटा रख दोगे, बुक रख दोगे या ले लोगे बुक, तो वो स्विफ्ट होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे, बट डेटा को अलग अलग तरीके से रखा जाता है। सिंडर में क्या होता है, फुल कंट्रोल आपके पास होता है, फुल मतलब कि सब कुछ आप खुद ही डिसाइड करते हो कहाँ क्या क्या रखोगे। तो ये 3 स्टोरेज की सर्विसेज होती है। ओपन स्टैक में नहीं, ओपन स्टैक से पहले से ये चलता आ रहा है। ओपन स्टैक भी इन तीनों सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, और इसने इनको तीनों को नाम दिया हुआ है, सिंडर, स्विफ्ट एंड मनीला। तो ठीक है। ये सेफ के थ्रू हम तीनों हैंडल करते हैं ना। वाईएसएफ करते हैं हम। देखो क्या होता है कि जब आप स्टोरेज कनेक्ट करते हो ना, तो ये टॉपिक पे मैं आने वाला था। स्टोरेज क्या होता है कि आपके पास जो स्टोरेज है, अब जनरली 2 तरीके होते हैं स्टोरेज लेने के। तो एक तो होता है कि मान लो आपके सर्वर में 2-4 हार्ड डिस्क लगी हुई है कंप्यूटर में, ठीक है, उस स्टोरेज को ही लेके आप कहोगे यार मेरे लिए तो बहुत है, मैं क्यों करूं। बट जब आप एक प्लेटफॉर्म बनाते हो, तो प्लेटफॉर्म मतलब कि अपने आप में एक ह्यूज मतलब वो होती है, उस पर कोई भी आ सकता है, कैसी भी तरीके की स्टोरेज की डिमांड कर सकता है, और कितनी भी कैपेसिटी की डिमांड मांग कर सकता है। अब जो स्टोरेज, जो कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज होता है, वो स्टोरेज तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है यार। 1 या 2 या 5-6 मैक्सिमम जो स्लॉट्स होते हैं, वो 8 या 16 के मैक्सिमम जाते हैं एक सर्वर के अंदर। तो इतने से तो आप तो पूरे पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टोरेज ऑफर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्या किया जाता है, अलग से एक स्टोरेज नोड बनाई जाती है। तो जो अलग से जब आप एक स्टोरेज नोड बनाओगे, तो वहां पे आपने एक स्टोरेज नोड बना दी। अब क्वेश्चन ये है कि उसको आप अपने वीएम तक कैसे लेके आओगे, क्योंकि वो तो है बाहर, फिजिकली एक अलग स्टोरेज है। तो उसके लिए फिर हम सेफ का इस्तेमाल करते हैं। सेफ एक ऐसा ओपन सोर्स, जिस तरीके से ओपन स्टैक है, ठीक है, ओपन स्टैक है, लाइनक्स है, ये सारे क्या है, ओपन टेक्नोलॉजीज हैं। ऐसे ही सेफ भी एक ओपन टेक्नोलॉजी है। वो क्या कहता है कि हम स्टोरेज को वर्चुअल स्टोरेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम ये तीनों तरीके की स्टोरेज प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो आप फिजिकली जब मान लो आपने एक फिजिकल स्टोरेज नोड बना दिया, उसमें मान लो आपने 50-60 हार्ड डिस्क लगा दी, ठीक है, मान लो एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड रैक बना दिया आपने, और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने उसको स्टोरेज नोड बोल दिया है। अब आप उसमें 50-100 जितनी भी मतलब कैपेसिटी है अपने रैक की, उतने आप हार्ड डिस्क लगा दो। तो अब वो आपको लेके आना है यहाँ पे, अपने वीएम्स के पास कंप्यूट से कनेक्ट करवाना है। तो ये जो होता है, ये ओपन स्टैक करता है, और ओपन स्टैक में इसको तीनों को नाम दिया गया है। तो ये फ्रंट एंड है, और इसका बैक एंड सेफ होता है, और सेफ जो है वो थर्ड एक एक्सटर्नल स्टोरेज नोड होता है। अगर मैं पीछे जाऊं, तो जब मैंने यहाँ दिखाया था, देखो, जब मैंने यहाँ दिखाया था, बताया था ना, ब्लॉक स्टोरेज नोड एंड ऑब्जेक्ट स्टोरेज नोड।
तो इस तरीके से दो अलग अलग नोड कर दी जाती हैं। तभी यहाँ मैंने सिर्फ दो को ही दिखाया, मैं चाहता था यहाँ दो और दिखा देता, फिर वो कंफ्यूजन हो जाता। बट आप ये अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो कि दो नोड और भी चाहिए होती हैं। मतलब जनरिकली अगर आप एक ओपन स्टैक अगर डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, आप अगर मान लो ओपन स्टैक डिजाइन कर रहे हो, तो ओपन बंद स्टैक होने वाली अंदर। है ये कॉल कुछ। हाँ हाँ, आवाज चली गई क्या? ये बंद होने वाली है कॉल, हाँ ये आ रहा है, थैंक यू फॉर चूजिंग जूम, दिस मीटिंग नो लॉन्गर हैज अ टाइम लिमिट, पता नहीं कुछ। चलो एनीवे, सॉरी। नहीं, अभी वो मैसेज चला गया ना जो मैं आ रहा था मैसेज। हाँ हाँ हाँ, चला गया, मेरे पास ठीक। अभी आया, शायद मैंने लेट ज्वाइन किया, सॉरी यार। नहीं नहीं, वो मेरे पास भी आया था, बट वो मतलब एक्सटेंड हो गया सेशन, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हाँ मैं ये सॉरी, मैंने बोलता था ब्रेक कर कि दिया। हाँ, तो हम स्टोरेज के लिए भी नोड बनाते हैं, ठीक है। स्टोरेज के लिए हम नोड बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि स्टोरेज में ऑब्जेक्ट स्टोरेज एंड ब्लॉक स्टोरेज, फिजिकली इनको अलग अलग स्टोरेज नोड रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो टेक्नोलॉजी है ना, फिजिकली जो ये डेटा को सेव करते हैं, वो दोनों डिफरेंट है। तो इसलिए हम दो अलग से स्टोरेज नोड बनाते हैं। अब आप कहोगे यार मेरे को रिडंडेंसी चाहिए, मेरे को एक्सपेंशन चाहिए, वो सब ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। उन्हीं नोड्स के आप एन नंबर ऑफ कॉपीज और बढ़ा सकते हो। बट हाई लेवल पे जब आप डिस्टिंग्विश करते हो, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आप इसको बोलते हो चार नोड: कंट्रोलर, कंप्यूट, ब्लॉक स्टोरेज एंड ऑब्जेक्ट स्टोरेज। अब आप इनकी कॉपीज बढ़ा लो, आप इसमें 10 कंप्यूटर लगा लो, 3 कंट्रोलर लगा लो, 5 कंट्रोलर लगा लो, 8 ब्लॉक स्टोरेज नोड लगा दो, ऑब्जेक्ट स्टोरेज की 10 नोड लगा दो, वो आपके ऊपर है कितना आप कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो। बट जब डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, तो आपको यहाँ पे चार नोड होती हैं, चार टाइप की नोड होती है, ठीक है। दो को मैंने डिस्क्राइब किया क्योंकि ये मैंडेटरी है, वो दोनों ऑप्शनल है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अंदर दो चीजें और मैंने दिखाई हैं। एक तो मैंने आपको बताया रैबिट एमक्यू, और दूसरा बताया मैंने आपको डेटाबेस। रैबिट एमक्यू एक मैसेजिंग क्यू होती है, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। ये बेसिकली ये सर्विस नहीं है, क्यू है। रैबिट एमक्यू क्या करता है? रैबिट एमक्यू जब आपका एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से बात करना चाहता है, ठीक है, तो उस समय आपका रैबिट एमक्यू काम आता है। रैबिट एमक्यू क्या करता है? आपके मैसेज को पास करता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट। मान लो कि ये नोवा है, अब नोवा को न्यूट्रॉन से बात करना है, या न्यूट्रॉन को ग्लैंड से बात करना है, कीस्टोन को बात करना है हीट से। इन सबको जो आपस में बात करना होता है। अब क्योंकि आप देखोगे जो आर्किटेक्चर है ना ओपन स्टैक का, इसमें जो सर्विसेज है वो बहुत सारी है, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। अब ये जो सारी सर्विसेज हैं, ये आपस में बात कैसे करेंगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम रैबिट एमक्यू का इस्तेमाल करते हैं। रैबिट एमक्यू क्या करता है? हमको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि एक सर्विस दूसरे सर्विस से बात कर पाए, ठीक है। डेटाबेस होता है हमारा मारिया डीबी। मारिया डीबी का इसमें डेटाबेस लगा होता है, ठीक है। मारिया डीबी मैंडेटरी नहीं है, मारिया डीबी एक एग्जांपल है। आप पोस्टग्रेस भी चला सकते हो, ठीक है, और भी डेटाबेस चला सकते हो, जो भी कि आपके एक एल्केमी, जो भी आपका एसक्यूएल का अप्रोच होता है ना, एसक्यूएल एल्केमी कुछ होता है, ठीक है, वो रिकमेंड करता है ये डेटाबेसेस। तो आप जो भी चाहे आप डेटाबेस लगा सकते हो। मैंडेटरी नहीं है कि आप मारिया डीबी लो। मारिया डीबी एक ओपन सोर्स का डेटाबेस है, इसलिए ओपन स्टैक उसे प्रेफर करता है, ठीक है। डेटाबेस हो गया। रैबिट एमक्यू भी मैसेजिंग क्यू का एक एग्जांपल है, ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। रैबिट एमक्यू के अलावा भी आप कोई दूसरा मैसेजिंग क्यू इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो स्टैंडर्ड फॉलो करता हो। ओपन स्टैक क्योंकि ओपन सोर्सेस पे बेस्ड है, इसीलिए उसने रैबिट एमक्यू को चूज किया है। रैबिट एमक्यू एक ओपन सोर्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी हाई लेवल पे, अगर मैं बात करूं तो। मैं और आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। तो ये रैबिट एमक्यू में बस प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, क्यू कैसे करते हैं ये? मतलब जैसे कीस्टोन है, ग्लैंस है, न्यूट्रॉन है, हम्म, तीन सर्विसेज है, इन्हें हम्म, नोवा से ही बात करना है। हम्म, अब पहले मान लो फॉर एग्जांपल वी हैव टू फॉलो प्रोसेस कि सबसे हम्म, पहले कीस्टोन से ऑथराइजेशन होनी चाहिए, राइट? क्योंकि हाँ, तुमने कहा था जो भी करेगा वो कीस्टोन के ही थ्रू होगा। तो फर्स्ट ऑथराइजेशन प्रेफरेंस होता है, हमारी हाँ कीस हाँ। ऑथराइज, ठीक है। तो कीस्टोन सबसे पहले हो गया, फिर न्यूट्रॉन हो गया, फिर ग्लांस हो हम्म, गया, फॉर एग्जाम्पल ये तीन है। हम्म, तो हम्म। रैबिट एमक्यू कैसे ये मेंटेन करेगा ना, ये कि पहले कीस्टोन आएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व फीफो होता है या कोई मतलब और ये मैसेज क्यू मेंटेन रखते हैं क्या ये फॉर अ टाइम बिंग? जैसे अपना इतने टाइम इंटरवल तक रहेगा फिर वो हट जाएगा, या ये जैसे ही सामने वाले ने रीड कर लिया, जैसे हम्म। ए नहीं को बी समझ, से करनी है तो हाँ हाँ समझ गया मैं, हाँ हाँ। बी ने रीड कर लिया तो वो रिमूव कर देता है या मेंटेन रखता है वो क्यू में? इसके ऊपर मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे बात करता हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा डेफिनेटली, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ। ये बेसिकली एक प्रिंसिपल है, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या बताता है कि ओपन स्टैक में मेजरली जितनी भी सर्विसेज हैं, ठीक है, जितनी भी सर्विसेज, चाहे आप कंप्यूट की बात कर लो, नोवा की, न्यूट्रॉन की, ठीक है, सिंडर, स्विफ्ट, ठीक है, या चाहे ग्लैंस,
जितनी भी सर्विसेज ओपन स्टैक के अंदर मेजोरिटी में होती हैं, वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, ठीक है। इसी प्रिंसिपल के अंदर आपके क्वेश्चन का भी आंसर है, और इसी प्रिंसिपल को आप अगर समझ गए तो आपको एक एक कंपोनेंट को डिटेल में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये समझ जाओगे कि ओपन स्टैक के अंदर एक सर्विस जो होती है, जैसे नोवा, सिंडर, ग्लैंस, ठीक है, स्विफ्ट, ये काम कैसे करते हैं, एक्चुअली में ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम ये डायग्राम समझते हैं, इस पे हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, और इसको अगर हम समझ गए तो हमारा, मत समझ लो, मेहनत सफल हो गई है, हम ओपन स्टैक को बहुत अंदर से समझ गए। अब क्या होता है कि ओपन स्टैक की होती है सर्विस, तो कोई भी एक सर्विस में पकड़ लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए नोवा। अब ये क्या कहता है कि दो चीजें पैरेलल होती है, एक होता है आपका डेटाबेस, ठीक है, एसक्यूएल के थ्रू आप क्वेरी मारोगे, ठीक है, डेटाबेस में एंट्री करोगे, या कोई क्वेश्चन पूछोगे आप डेटाबेस से, आप क्वेरी करोगे, या आप कोई कोई इंसर्ट करोगे कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, डिलीट मॉडिफाई जो भी करोगे। एक तरफ होता है आपका मैसेजिंग क्यू। अब मैसेजिंग क्यू जैसे कि रैबिट एमक्यू, अब रैबिट एमक्यू क्या है, आपका हब, मतलब हब है, जो कि आपके कंपोनेंट्स को आपस में बात कराने में हेल्प कराता है, ठीक है। तो ये जो दोनों चीजें होती है, मैसेज क्यू और डेटाबेस, ये दोनों होते हैं स्टेटफुल, और जो ये जो सर्विस होती है ओपन स्टैक की, ये होती है स्टेटलेस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब अच्छे से समझ लेते हैं, ये समझ गए तो सारा काम हो गया। स्टेटफुल और स्टेटलेस के बीच में एक हाई लेवल पे डिफरेंस बता देता हूँ। स्टेटफुल और स्टेटलेस के बीच में हाई लेवल पे डिफरेंस ये होता है कि स्टेटफुल जो ट्रांजेक्शन होती है, उसमें क्या होता है कि आपने मान लो कि जैसे डेटाबेस है या कोई भी सर्वर है, मान लो एक वेबसाइट आप कनेक्ट कर रहे हो, उस वेबसाइट को आपने मान लो लॉगिन किया, उसने आपसे लॉगिन पेज मांगा, ठीक है। अब लॉगिन पेज मांगा, उसके बाद आपने उसमें 2 बार इनकरेक्ट लॉगिन डाल दिया। अब आप 2 बार उसमें इनकरेक्ट लॉगिन डाल दोगे, तीसरी बार आप मान लो वो अकाउंट लॉक हो जाना चाहिए, ऐसा मान लो, ऐसा मान के चलते हैं कि अब लॉक होने का क्या होता है तरीका, कि एक तो ये है कि जिस एप्लीकेशन को आप एक्सेस कर रहे हो वेब पे, ठीक है, जो भी वेबसाइट आप ब्राउज कर रहे हो, जहां पे आप क्रेडेंशियल डाल रहे हो, उसकी डेटाबेस में ही आपका लॉक हो गया। मतलब ये कि उसका डेटाबेस है, वो रिमेम्बर कर रहा है कि जो ट्रांजेक्शन मेरी चल रही है, इससे पहले कौन सी ट्रांजेक्शन थी, क्या वो सक्सेसफुल थी या फेल थी। मतलब ये कि डेटाबेस को पता है कि भाई यूजर ने 2 बार गलत लॉगिन किया है, तीसरी बार में इसको लॉक कर देना है। अब मैंने, जैसे लैपटॉप होता है, ठीक है, या लैपटॉप या वेबसाइट, जो भी एग्जांपल समझ लो आप, आपने लॉगिन किया तो जिस डेटाबेस में आप ऑथराइजेशन कर रहे थे, उस डेटाबेस पे आपने लॉगिन किया, उस डेटाबेस ने आपको बोला 2 बार लॉगिन हो गया, तीसरी बार आपका लॉक हो गया। तो इसका मतलब है कि वो डेटाबेस भी उस ट्रांजेक्शन को सेव कर रहा है अपने अंदर। तो डेट इज कॉल्ड एज स्टेटफुल ट्रांजेक्शन। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो अपना इंफॉर्मेशन हर स्टेट को सेव करती है कि भाई इससे पहले क्या रिक्वेस्ट आई थी, क्या वो सक्सेस थी या फेल थी। अगर वो फेल है तो फिर तो मुझे इसको याद रखना पड़ेगा, सक्सेस है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो मैसेजिंग क्यू ये करता है। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा ना कि क्या वो ऑथराइजेशन जैसा करना है, तो अब ऑथराइजेशन में वो कैसे करेगा। मान लो पहली क्वेरी मैंने मार लिया, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन चल रही है जिसमें आपका एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से बात कर रहा है, ठीक है। अब जो कंपोनेंट का ऑथराइजेशन है, वो सबसे पहली चीज होती है कि कभी भी जब कोई प्लेटफॉर्म स्टार्ट होगा, तो उसमें क्या है कि कंपोनेंट्स एक दूसरे से पहले ऑथराइज करेंगे एक दूसरे को। ऑथराइज करने का क्या पर्पज होता है कि आप ऑथराइज हो, ये सर्विसेज आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, अपनी क्यू में वो स्टेट याद कर लेता है कि हाँ, मैंने इस यूजर को अब ऑथराइज करवा दिया है। दैट मीन्स कि इस यूजर ने लॉगिन सक्सेसफुली कर लिया है, अब आगे से इस यूजर से पास को बार बार ऑथराइज कराने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करता है, ये सेव करता है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा आगे स्लाइड्स के अंदर। पहले मैं ये समझा देता हूँ, ये जो मेन जो सर्विस का जो स्टेटलेस कॉन्सेप्ट है। सर्विस का स्टेटलेस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, स्टेटलेस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होती है या आपकी ट्रांजेक्शन फेल होती है, कोई भी उसको रिमेम्बर नहीं करता। मतलब कि ये जो सर्विसेज है, ठीक है, ये जो सर्विस है, ये याद नहीं रखती हैं कि आपने जो इससे पहले कोई ट्रांजेक्शन करी थी। मान लो आपने गुई में गए, ठीक है, आपने गुई में गए, आपने एक वीएम क्रिएट कर दी, आपकी वीएम क्रिएट हो गई। अब अगली बार आप फिर गए गुई में, आपने एक और वीएम क्रिएट करी, आपने सेम नाम दिया। अब इस एपीआई सर्विस को नहीं पता कि वही सेम नाम की वीएम आप पहले से क्रिएट कर चुके हो। नो, इसको तो ये स्टेटलेस है, मतलब ये याद नहीं करता कि पीछे क्या हुआ था और आगे क्या होगा। ये सिर्फ करंट ट्रांजेक्शन पे फोकस करता है। पर इंपॉर्टेंट है, अगर आप बोलोगे यार मैंने तो एक ही नाम से 2 वीएम बना, मतलब दोबारा सेम नाम दिया, तो मेरी तो वीएम फेल होनी चाहिए क्योंकि वो वीएम तो एग्जिस्ट करती है। यस, यू आर राइट। तो इसमें किसका रोल आता है, इसमें आता है रोल आता है डेटाबेस का। तो ये जो एपीआईज हैं, इनमें से कोई एक जो
कंपोनेंट होगा वो डीबी से क्वेरी करेगा और डीबी से इंफॉर्मेशन लेकर आएगा कि भाई ये चेक करो जरा कि ये स्टेटस क्या है इसका, क्या इस तरीके की कोई वीएम पहले से बनी हुई है इस नाम की। तो ये बोलेगा हाँ इस नाम की तो वीएम बनी हुई, क्यों? क्योंकि ये स्टेट को सेव कर रहा है। तो ये इसको जवाब दे देता है और यूजर को एरर थ्रो हो जाता है कि भाई ये तो वीएम बनी हुई है, हम आगे जाएंगे ही नहीं। ये ऑथराइजेशन नहीं करता, ये यहाँ से रिस्पॉन्स लेके आता है। तो ये डिफरेंस होता है स्टेटफुल एंड स्टेटलेस का। तो जो मैसेजिंग क्यू होता है, डेटाबेस होता है, ये स्टेटफुल रिसोर्सेज होते हैं, और जो ओपन स्टैक की जो सर्विसेज हैं वो स्टेटलेस होती है। वो कभी भी याद नहीं रखती हैं कि जो ट्रांजेक्शन को उन्होंने किया था, मतलब पार्टिसिपेट किया था, वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल थी या फेल थी। इसीलिए देखो क्या होता है, इसीलिए जब आप एपीआई चलाते हो, ठीक है, एपीआई अगर आप चलाओगे तो एपीआई आप अगर दोबारा चलाओगे सेम सेम कमांड की, तो वो उसको भी चलाएगा, वो उसको भी एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूशन के स्टेप में जाके जब वो डीबी पे क्वेरी करेगा तब फेल करेगा। तो इसका मतलब है कि इसको नहीं पता, इसको नहीं पता, इसको नहीं पता, ये किसी को नहीं पता कि इसने जो ट्रांजेक्शन को किया था उसकी स्टेट सक्सेस थी या फेल थी। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एग्जाम्पल के साथ सर्विस को लेके चलता हूँ। एपीआई, ठीक है, नोवा की बात कर रहा हूँ। तो नोवा की ओपन स्टैक में जो ब्रेकडाउन मैंने बताया था आपको, तो मैंने बोला था कि नोवा एपीआई होता है। ठीक है, नोवा एपीआई। एपीआई बेसिकली क्या होता है? एपीआई हम कहते हैं एप्लीकेशन इंटरफेस। ठीक है, मान लो कि मैंने व्हाट्सएप बनाया, ठीक है, व्हाट्सएप बनाया या कोई भी बनाया। अब मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजने हैं बहुत सारे लोगों को, तो हम जनरली तो अपने हाथ से टाइप करके मैसेज भेजते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज के जो प्रमोशन आते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप बैंक से ट्रांजेक्शन करो और बैंक आपको व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स दे रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ कोई आदमी बैठ के आपको मैसेज भेज रहा है, राइट? वो इंटरेक्शन मशीन टू मशीन होता है। ठीक है, मतलब ये कि जो बैंक का जो सर्वर है वो व्हाट्सएप के सर्वर पे जाके पोस्ट करता है मैसेज, और वो मैसेज आपको दिखता है। तो वो जो पोस्ट करता है उसी को हम एपीआई मेथड बोलते हैं। एपीआई बेसिकली वो लैंग्वेज होती है, वो भाषा होती है जिससे कि आप एप्लीकेशन को एक्सेस करते हो। तो आपको मान लो न्यूट्रॉन सर्विस इस्तेमाल करनी है या आपको नोवा इस्तेमाल करनी है, तो आपको सबसे जो पहला एनकाउंटर होगा आपका वो होगा एपीआई के साथ। तो नोवा एपीआई, तो सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट आएगा आपके पास, सर्विस आएगी ओपन स्टैक की, नोवा एपीआई। एपीआई बेसिकली क्या करता है? क्रिएट, डिलीट, अपडेट, सेट, रीड, मतलब जैसे हम नॉर्मली कहते हैं ना, गेट कर लेना, डिलीट कर देना, सेट कर देना, मॉडिफाई। सेट मॉडिफाई एक ही चीज होती है, क्रिएट करना। तो ये सारी वो टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस को वो हेड रखता है अपने पास में। देन वो क्या करता है? वो खुद कुछ नहीं करता है, वो पास कर देता है मैसेज को नेक्स्ट वाले को। नेक्स्ट कहाँ जाता है? ये जाता है शेड्यूलर। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने मान लो कि ओपन स्टैक की गुई में गए, ठीक है। अब गुई कौन सी होती है? गुई किसको कहते हैं हम? ओपन स्टैक की गुई को हम क्या बोलते हैं? होराइजन। अब आप होराइजन की गुई में हो, तो होराइजन की गुई में आपको कहीं पे वहां ऑप्शन दिखता है कंप्यूट का, ठीक है, नो कंप्यूट का दिखता है, वहां जाके आप वीएम लॉन्च करते हो। तो जो आपको जो इंटरफेस दिखाई देता है ना, दैट इज कॉल्ड एज नोवा एपीआई। तो आपको गुई में जो दिखता है वो नोवा एपीआई होता है। जब आप वहां पे बोलते हो कि लॉन्च करो एक वीएम, आप जब सारे पैरामीटर्स को फिल करके वहां पे क्लिक करते हो ना लॉन्च पे, लॉन्च इंस्टेंस, तो जब आप लॉन्च इंस्टेंस करते हो नोवा एपीआई पे करते हो, ठीक है, जो आप वो हिट करते हो वो नोवा एपीआई होता है। नोवा एपीआई क्या करता है? नोवा शेड्यूलर को देगा। मैं एग्जांपल शेड नोवा का दे रहा हूँ, ये आप सेम आपका न्यूट्रॉन पे भी एप्लीकेबल है और सेम आपका बाकी सर्विसेज के लिए भी है, ठीक है। तो मैं एक का ही समझा रहा हूँ, बाकी का आप एज्यूम कर लेना जो मैं बता रहा हूँ। शेड्यूलर को देगा। नोवा शेड्यूलर अब क्या करता है? नोवा शेड्यूलर बेसिकली डिसीजन बनाता है। डिसीजन किस चीज का बनाना है? अब डिसीजन इस चीज का बनाना है कि मेरे पास बहुत सारे नोड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे नोड्स हैं, रिसोर्सेज हैं, तो अब मैं कहाँ जाऊं, किस नोड पे जाऊं, किस नोड पे मैं एक्चुअली लॉन्च करूं। तो वो सारा डिसीजन जो है वो शेड्यूलर लेता है। शेड्यूलर जब डिसीजन ले लेता है कि यार ये वाली नोड ठीक है, इसके ऊपर हम लॉन्च कर सकते हैं, तब वो क्या करता है? सर्विस को देता है। तो हम इसको बोलते हैं नोवा सर्विस। अब नोवा सर्विस क्या होता है? नोवा सर्विस समझ लो कि ये मेन सर्विस है। ये सर्विस क्या करती है? ये सर्विस जो होता है आपका डेटाबेस से बात करता है, अपने डेटाबेस से, उसका जो डेटाबेस इंस्टेंस होगा वो उससे बात करेगा MariaDB के। अब ये क्या करेगा? ये यहाँ पे जाके ना स्टेट मेंटेन करेगा कि भाई ये मेरे पास कमांड आई है, इस वीएम को क्रिएट करना है, और इस वीएम को क्रिएट करने के लिए ये इसकी स्टेट है, ये इसका नाम है, ये इसका नेटवर्क है, ये इसकी स्टेट है, वीएम पावर्ड ऑन है, पावर ऑफ है, किस स्टेट में, कहाँ कंप्यूट पे लॉन्च हो रही है, जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में ये डेटाबेस में डाल देगा। यहाँ से उसको पता भी लग जाता है कि यार मेरा ऑलरेडी इस तरीके का कोई वीएम बना तो नहीं है, कहीं मैं डुप्लीकेट वीएम बना रहा हूँ। तो ये डीबी बोलेगा यार ये तो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये तो जो आप डेटाबेस में आप जो मतलब वीएम बना रहे हो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो नोवा एपीआई यहीं से बोल देगा भाई एरर, ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये एरो का मतलब ये है कि इस तरीके से कॉल फ्लो बढ़ता है। अगर मान लो कहीं भी स्टेज पे फेल हो जाता, अभी शेड्यूलर पे फेल हो गया, तो ये सर्विस पे गया ही नहीं, शेड्यूलर ही ने फेल कर दिया, तो आपका यहीं पे एरर आ जाएगा।
यहाँ सर्विस पे गया, सर्विस ने चेक किया डेटाबेस में सब कुछ। अब ये क्या करता है, ये देता है ड्राइवर को, प्लगइन को। अब ड्राइवर प्लगइन क्या होता है, वो एक्चुअल कंपोनेंट्स जो आपको उस तरीके की सर्विस दे रहे हैं। अब जैसे कि मान लो कि मुझे वीएम क्रिएट करना है, हाइपरवाइजर पे जाके वीएम क्रिएट करना है, तो हाइपरवाइजर पे वीएम को क्रिएट करने के लिए ना क्या होता है कि हाइपरवाइजर तो आपके लाइनक्स के अंदर इनबिल्ट होता है, ठीक है। इनबिल्ट मतलब वो पहले से आता है, आप वीएम बना सकते हो, लेकिन वीएम बनाने के लिए आपको कुछ कमांड चलानी होगी, ठीक है, वो हाइपरवाइजर के थ्रू कि भाई ये मुझे क्रिएट करना है, क्रिएट वीएम ये रिसोर्सेज के साथ। तो वो जो कमांड होती है ना, वो बेसिकली आपको मिलती है विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर एंड प्लगइन्स। तो यहाँ पे आपका मान लो क्या होगा, libvirt हो गया, एक एग्जांपल है। libvirt क्या करता है, जब आप libvirt इंस्टॉल कर लोगे ना अपने लाइनक्स के अंदर, तो आप वीएम को क्रिएट करने की कमांड चला सकते हो। उससे पहले आपकी वीएम में पोटेंशियल है, मतलब आपके लाइनक्स में पोटेंशियल है, बट आपको उसको यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास कमांड्स नहीं है, आपके प्लेटफॉर्म के अंदर टूल्स नहीं डले हुए हैं। जब तक वो टूल्स नहीं डलेंगे तब तक आप हाइपरवाइजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये होते हैं ड्राइवर्स, और ये होते हैं आपके एक्चुअल प्रोवाइडर, मतलब कि एक्चुअल हाइपरवाइजर। अगर नोवा की बात करूं तो हाइपरवाइजर, तो ये हाइपरवाइजर से बात करने के लिए, और ये एक्चुअल हाइपरवाइजर। तो देखो ये फ्लो है, यहाँ यूजर ने क्लिक किया GUI में, शेड्यूलर ने डिसाइड किया, सर्विस ने उसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ डेटाबेस से क्वेरी वेरी करी, ड्राइवर को दिया, ड्राइवर मतलब लैंग्वेज जो भी एक्चुअल कंपोनेंट, और प्रोवाइडर मतलब हाइपरवाइजर, हाइपरवाइजर पे जाके मेरी वीएम क्रिएट हो गई। तो इस तरीके से ओपन स्टैक में सर्विस को डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ क्या होता है कि एपीआई जो है ना, वो मैसेजिंग क्यू से भी बात करता है। क्यों? क्योंकि एपीआई को ना बाकी सारे सबसे भी बात करना पड़ेगा। क्यों बात करना पड़ेगा? ये जो सर्विस है, अब ये जो सर्विस होता है ना, नोवा सर्विस, इसको क्या क्या चाहिए, इसको न्यूट्रॉन भी चाहिए, नेटवर्क आप लगाओगे, आपको ग्लैन से भी बात करेगा कौन सी इमेज आपने सिलेक्ट करी है, ठीक है। इसके साथ साथ ही आपने कोई स्टोरेज लिया है, मान लो आपने सिंडर वॉल्यूम लिया है, आपने साथ में कोई एक्स्ट्रा मान लो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टोरेज लिया है, कोई भी तरीके की सर्विस ले रहे हो, तो वो सारी चीजों को जो है वो इसको बात करना पड़ेगा। किससे? इसको बात करना पड़ेगा बाकी के कंपोनेंट्स के साथ। तो इंटरनली भी ये जो कंपोनेंट सर्विसेज हैं, ये भी बाहर वालों से बात करती हैं आपस में। ये बात ये एक दूसरे से ऐसे करते हैं, एक फ्लो के थ्रू जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब इनको बाहर किसी और कंपोनेंट से बात करना होता है, तब ये मैसेज क्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से ओपन स्टैक के अंदर कोई भी सर्विस चलती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का मेरा फोकस इस स्लाइड के ऊपर सबसे ज्यादा था। इसमें किसी को डाउट है तो क्वेश्चन तो वो पूछ सकते हैं। कृष्णा, आरपीसी क्या है? अच्छा, आरपीसी देखो, आरपीसी बेसिकली होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल। बेसिकली क्या होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फॉर्मेट। मतलब कि मुझे किसी से बात करनी है और मुझे उसका जवाब चाहिए, ठीक है। मैंने बोला कि आरपीसी को मैं एग्जांपल देता हूँ। देखो जैसे कि आपने कैब बुक करनी है, ठीक है। अब ओला से करो, उबर से करो, कैसे भी करो, तो आप क्या करते हो सबसे पहले? उसके लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, आप अपने फोन में ऐप डाला होता है, इंटरनेट कनेक्शन होता है, ठीक है, अकाउंट बना होता है, लॉगिन इन होता है। आप क्या करते हो, आप अपने फोन में जाते हो, ऐप खोलते हो, ऐप को खोल के आप वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन डालोगे, कहाँ जाना है, सोर्स डेस्टिनेशन। तब वो क्या करता है, मतलब आपने उससे क्वेरी किया, आपने उसको बोला भाई मुझे कैब बुक करनी है, और वो क्या करता है, आपको कैब बुक करके कंफर्मेशन मैसेज आया, उसी में आ जाता है स्क्रीन पे, ये आपकी कैब बुक हो गई। तो इसी को स्ट्रक्चर्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे मतलब ये कि यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज आपस में बात करेंगी। तो जब सर्विसेज बहुत सारी आपस में बात करती है ना, तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे बनाना पड़ता है, यूनिफॉर्म मेथड लगाना पड़ता है कि भाई सर्विस चाहे कोई भी हो, यही तरीका है बात करने का। तो आरपीसी एक ऐसा मेथड है, रिमोट प्रोसीजर कॉल, जिससे कि आप दूसरे को बात करते हो तो आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में रिक्वेस्ट मारोगे, और वो आपको उसी स्ट्रक्चर्ड वे में रिस्पॉन्स देगा, इरेस्पेक्टिव कि वो सक्सेस है या फेल है। ये आपका मेथड है ऑफ टॉकिंग टू अनदर नोड। नोड कह दिया मैंने, मतलब नोड मतलब समझ लो, आपको अपने सर्वर से अगर बात करनी है किसी से भी, तो इसी को आरपीसी बोला जाता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? कृष्णा, ये 3 से ही होगी मैसेज क्यू लिंक, बाकी नीचे वाले जो है हाँ, ड्राइवर और ये ये प्रोवाइडर, तो यार इससे ये नहीं होगी, बेसिकली राइट? लोकल, ये लोकल रिसोर्सेज हैं। लोकल रिसोर्सेज मतलब कि मान लो कि मेरा एक कंप्यूट हो गया, ठीक है, कंप्यूट वन है, कंप्यूट वन पे मेरा मान लो लिबवर्ट है, तो वो कंप्यूट वन के लिबवर्ट को क्या मतलब है कि कंप्यूट टू का लिबवर्ट क्या कर रहा है, उससे तो उसको बात ही नहीं करनी है कभी, और ना ही उसको कंट्रोलर पे जाना है, क्योंकि कंट्रोलर पे लिबवर्ट चलता ही नहीं है। तो ये लोकल रिसोर्सेज हो गए। तो यहाँ तक आप समझ लो कि ये जो है, ये ग्लोबल बात कर रहे हैं। ग्लोबल का मतलब विद इन ओपन स्टैक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये ओपन स्टैक के अंदर ये आपस में कहीं भी बात कर सकते हैं किसी से भी। पर ये जो दो रिसोर्सेज होते हैं, ये जनरली लोकल होते हैं, मतलब सिर्फ उसी फिजिकल सर्वर पे ही रिसाइड करते हैं, इसीलिए इनको बाहर बात करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ऊपर वाले हैं ना ये बात करने के लिए,
ये ओपन स्टैक की तरफ से है, ये एक्चुअली जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे अब आप कहोगे ना कि यार मैंने तो अपने लाइनक्स सर्वर में हाइपरवाइजर डाल दिया, हाइपरवाइजर क्या डाल दिया, लाइनक्स में तो होता ही है, ठीक है, अब हाइपरवाइजर भी डाल दिया, उसके साथ साथ मैंने libvirt भी डाल दिया, दोनों चीजें डाल दी। अब मैं खुद ही अपने जाके वीएम, अपने वीएम पे, अपने मतलब सर्वर पे लॉगिन करता हूँ होस्ट पे, और जाके वीएम क्रिएट, वीएम डिलीट, वीएम कनेक्ट, वीएम स्टॉप स्टार्ट, जो मन में आता है मैं करता हूँ। तो जो ये आप करते हो ये लोकली करते हो, यहाँ तक जो है आपको किसी ग्लोबल की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको कंट्रोल करने के लिए जो होते हैं वो ऊपर जो इन्होंने ओपन स्टैक की जो 3 मेजर जो लेयर्स हैं, एपीआई सर्वर, शेड्यूलर एंड सर्विस, ये तीनों हैं जो कहीं भी बाहर में बात करेंगे, और इन दोनों को बेसिकली समझ लो लोकल रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं ये, ठीक है। अच्छा, एक सवाल है कृष्णा, हम्म, जैसे ये तुमने सारी सर्विसेज बताई, जो भी है, हाँ नोवा है या जो भी है, तो हाँ ये साइलो होती है या ये भी मल्टीपल होती है? जैसे तुमने कहा कंप्यूट, मल्टीपल कंप्यूट हो सकते हैं, हाँ ठीक है, हाँ हाँ मल्टीपल ब्लॉक स्टोरेज हो सकती है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोरेज हो सकती है, ठीक है। हाँ 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 अब हाँ। जैसे उसमें कंप्यूट है या कंट्रोलर है, ये है, इसमें एक नोवा सर्विस है, तो वो नोवा की एक ही सर्विस रहेगी या इसकी भी मल्टीपल रहते हैं? नहीं, इसकी ये जो सर्विसेज है ना, ये आर्किटेक्चर के लिए खुद ही कंट्रोल करता है, रुको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये जो नोवा हो गया, ठीक है, अब ये हाँ, जो तो नोवा जो नोवा होता एक है, ही है या नोवा एक ही दो भी नोवा हो होता सकते है, हैं? एक ही नोवा होता है, एक कंप्यूटर पे एक नोवा होता है, हर कंप्यूटर का अपना एक नोवा सर्विस होता है, ओके, ठीक है। ओके, और एक चीज ये और याद चीज। रखना, हाँ एक चीज और मैं बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, कि मैंने ये डायग्राम पे देखो ये बता दिया ना कि ये सर्विसेज यहाँ चलती हैं, इसकी सर्विस यहाँ चलती है, ठीक है, ये मैंने आपको सही हम्म, बताया। इसमें ना एक क्लॉज है, क्लॉज क्या है कि अब ये नोवा है, ठीक है, ये नोवा यहाँ चल रहा है, अब ये कंट्रोलर है, ठीक है, कंट्रोलर पे मान लो मेरा वो कहाँ गया, एक मिनट, लिखा है क्या, ओके, मैंने एक चीज इसमें नहीं डाला है, और वो है हमारा होराइजन, ठीक है, होराइजन नहीं लिखा मैंने इसके ऊपर, सॉरी। तो हम्म, होराइजन जो है वो कोई होती है, अब होराइजन की जो गुई है वो हमारी बेसिकली क्या करती है, अब मेरे पास 10 कंप्यूटर है, मतलब कि 10 नोवा चल रहे हैं, तो ये होराइजन की हम्म, गुई तो सबसे बात कर रही है, ठीक है, ये सबसे बात करता है। हम्म, अब सवाल ये उठता है कि ये इससे बात तो कर लेगा, लेकिन यहाँ तो नोवा जैसी कोई चीज नहीं है, तो इसलिए क्या होता है कि ये जो नोवा होता है इसका कुछ जो मैनेजमेंट पार्ट होता है वो इसके पास भी होता है, कंट्रोलर के पास। तो कंट्रोलर पे बेसिकली जो भी सर्विसेज आपकी कंप्यूटर पे प्योरली चलती है, प्योरली क्या चीज चलता है, नोवा चलता है, न्यूट्रॉन चलता है, टेलीमेट्री चलता है, ठीक है, ये जो प्योर सर्विसेज है इनकी कुछ एक परसेंटेज जो मतलब समझ लो कुछ मैनेजमेंट लेयर वो कंट्रोलर पे भी चलती है, तभी तो ये कंट्रोलर इसको बात कर पाएगा ना, वरना वो कैसे इस पे बात कर पाएगा। मान लो यहाँ जो नोवा दिख रहा है, मान लो आपको भूई में दिख रहा है अगर होराइजन में, तो जो नोवा जो दिख रहा है और जो ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये इसके लिए यहाँ पे इसकी एक लेयर सर्विस चलती है, मैनेजमेंट सर्विस बोलते हैं बेसिकली। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अलग करके नहीं दिखाया, वरना फिर वो कंफ्यूजन आ जाता है कि यार एक तरफ तो तुम बोलते हो कि यहाँ पे ये सर्विसेज ऐसे चलती हैं, और फिर बोलते हो कि यहाँ भी चलती हैं, तो इसीलिए मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ कि यहाँ पे तो ये प्योरली चलता ही है, इसकी कुछ परसेंटेज कुछ एक सर्विसेज होती है जो यहाँ भी चलाई जाती है कंट्रोलर पे भी, तभी तो ये इनको कंट्रोल कर पाएगा, अदरवाइज ये कंट्रोल कैसे करेगा, और उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट सर्विसेज। तो फ्यू पोर्शन ऑफ मैनेजमेंट सर्विस यहाँ भी चलती है हमेशा, ठीक और है। कृष्णा, एक ये है कि जैसे हम मल्टीपल कंप्यूटर रख रहे हैं, ठीक है, हाँ या हाँ हाँ मल्टीपल कंट्रोलर रख रहे हैं, तो मान लो किसी वजह से वो वीएम डाउन हो गई जिस पे कंप्यूट चल रहा है अपना, हाँ, हाँ। तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है दूसरा वाला, या मतलब ऑटो, या ये मैनुअली करना पड़ेगा ये मूवमेंट? अच्छा हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जो वीएम होती है वो बेसिकली लोकल रिसोर्स होती है, आप ओपन स्टैक में जाओ, चाहे आप पब्लिक एडब्ल्यूएस पे या कहीं भी जाओ, ठीक है, कहीं भी आप वीएम जब क्रिएट करते हो किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी, ठीक है, वीएम हमेशा हाइपरवाइजर के ऊपर चलती है, ठीक है, हाइपरवाइजर के ऊपर आपकी वर्चुअल मशीन बनती है, ठीक है। अब हाइपरवाइजर क्या होता है, आपका फिजिकल होस्ट होता है, ठीक है, तो फिजिकल होस्ट के ऊपर जो आपकी वीएम चलती है वो टोटली आइसोलेटेड होती है, ठीक है। अगर आप एक 10 कंप्यूट का एक मान लो आपका एक सोल्यूशन है 10 कंप्यूट का, तो आपकी एक वीएम है, वो वीएम मान लो कंप्यूट 3 पे चल रही है, तो कंप्यूट 3 पे वो वीएम जब क्रिएट होती है तो क्रिएट होने के टाइम पे ही वो वीएम वहां पे चली जाती है, शेड्यूलर डिसाइड कर लेता है, जैसा भी आप रूल बनाते हो कि भाई मुझे तो ये जोन में अवेलेबिलिटी जोन का जो कॉन्सेप्ट आता है, अवेलेबिलिटी जोन बेसिकली क्या होता है कि आपके मान लो 10 कंप्यूटर्स हैं, 10 कंप्यूटर्स को भी आप रेस्ट्रिक्ट करते हो कि यार नहीं, 10 के 10 का मतलब ये नहीं है कि मेरी गेम कहीं भी 10 में चली जाए ना,
पहले 3 तो मैंने दे दिए किसी और डिपार्टमेंट को, दूसरे 3 मैंने दे दिए किसी और डिपार्टमेंट को, और आखिरी के जो 4 है वो मैंने दे दिए किसी और डिपार्टमेंट को। तो फिजिकली भी सेग्रीगेशन किया जाता है। अवेलेबिलिटी जोन मतलब ये कि मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप लॉन्च तो कर सकते हो बट आप उन्हीं 3 वीएम होस्ट के ऊपर ही करोगे, यही आपके लिए बना के दिए गए हैं, ठीक है। अब होता है कि आपकी वीएम चल रही है, अब वो वीएम टोटली आइसोलेटेड क्यों है? क्योंकि जिस होस्ट के ऊपर वो लॉन्च हो गई उस होस्ट के ऊपर आपका वीएम चलने लगा, आप जो भी उसमें रन टाइम पे डेटा वेटा जो भी आप राइट करते हो, डेटाबेस में आपका जो नोवा सर्विस होती है वो आपके डेटाबेस में एंट्री कर देता है कि भाई ये मेरी वीएम इस कंप्यूट 3, 4, 5 जो भी कंप्यूट पे मेरी चल गई है। डेटाबेस को पता है कि भाई अब ये 3 पे चल रही है फॉर एग्जांपल। अब मान लो 3 में कोई इशू आ गया, अब क्वेश्चन ये कि ऑटो इवैक्यूएट होगा या मैनुअली करना पड़ेगा। देखो बाय डिफॉल्ट तो कभी भी ऑटो इवैक्यूएट नहीं होता है। क्यों ऑटो इवैक्यूएट इसलिए नहीं होता है? क्योंकि आपका जो वीएम है वो एक पर्टिकुलर होस्ट पे चल रहा है। अब जब आपने वीएम क्रिएट किया था उस टाइम पे आपको कुछ चीजें ऐड करनी होती हैं, मतलब कि डिफाइन करनी होती हैं, जिसमें होता है ऑटो फेल ओवर माइग्रेशन, मतलब कि स्विच ओवर, कि मान लो फिजिकली मेरा कंप्यूटर अगर चला गया तो उस केस में मेरे जो वीएम है वो ऑटोमेटिकली उठ के दूसरे पे चली जाए। ये आपको डिफाइन करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग योर वर्चुअल मशीन। जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो उस टाइम पे ही आपको ये चीज डिफाइन करनी पड़ती है। आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी ये चीज पहले से लेनी पड़ती है कि आपको ऑटो इवैक्यूएशन का फीचर मिलेगा, और उस फीचर को यूज करके आप जब वीएम बनाओगे और कभी भी कंप्यूटर डाउन होगा तो आपकी ऑटोमेटिकली वीएम चली जाएगी। अब वीएम जाएगी देखो कैसे जाती है, जो वीएम्स रन करती है ना, तो जब ये वीएम रन करती हैं, आपने मान लो एक वीएम बना दी तो आप उसको या तो बूट फ्रॉम वॉल्यूम करोगे, बूट फ्रॉम इमेज करोगे, ठीक है। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है, बूट फ्रॉम वॉल्यूम एंड बूट फ्रॉम इमेज। अभी के लिए मैं ज्यादा फोकस नहीं करता, मैं बताऊंगा, याद रखना। अब आपने मान लो बूट करा दिया, आपने इमेज से या वॉल्यूम से कहीं से भी बूट करा दो, बेसिकली आपने एक रनिंग हार्ड डिस्क बना दी है वीएम की। जो रनिंग हार्ड डिस्क है वो फिजिकल कंप्यूटर के पास नहीं है, वो कहाँ है? सेफ से आ रही है। सेफ मतलब एक्सटर्नल स्टोरेज से आ रही है। तो जो वो फिजिक जो मेरी जो लॉजिकल वॉल्यूम है जिसके ऊपर मेरा वीएम चल रहा है, तो उसी वॉल्यूम से मेरा वीएम चलता है, ठीक है। अब मान लो कि मेरा हो गया क्रैश, मेरा कंप्यूटर हो गया खराब, अब मुझे वीएम को दूसरे पे लेके जाना है। दूसरे पे ले जाने के लिए क्या होगा? जो डेटाबेस है आपका नोवा डेटाबेस में आपका जो है उसको पता होगा कि भाई ये जो वीएम हो गई मेरी कंप्यूटर करप्ट हो गया है। हेल्थ चेक चलता रहता है इंटरनली उसका, उसको पता है कि इसका ये कंप्यूटर खराब हो गया है। अब वो क्या करेगा कि वो अपने डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस में यही सेम चीज। अब देखो यहाँ पे नोवा एपीआई, अब यहाँ पे यूजर का रोल नहीं है, यहाँ पे यूजर का रोल नहीं है, ये ओपन स्टैक की अपनी फीचर होते हैं। एपीआई जो है शेड्यूलर के पास जाएगा, शेड्यूलर डिसाइड करेगा कि भाई कौन कौन से होस्ट अवेलेबल हैं। वो बताएगा कि भाई ये होस्ट है हमारे पास, अवेलेबिलिटी जोन के हिसाब से ये होस्ट है हमारे पास। एक कंप्यूटर चला गया कोई बात नहीं, बट मेरे पास अभी और भी होस्ट हैं। सर्विस जो है वो क्या करेगा? डेटाबेस में जाएगा और उस डेटाबेस में उसको अपडेट करेगा कि भाई अब ये वीएम को उठा के, इसको यहाँ से उठा के दूसरे पे ले जाना है। तो होता क्या है कि वो जब दूसरे पे जाएगा तो जो आपकी जो वर्चुअल हार्ड डिस्क है, मैं वर्चुअल हार्ड डिस्क बोल रहा हूँ, ठीक है, वर्चुअल हार्ड डिस्क जिससे आपकी वीएम चल रही थी, वो वर्चुअल हार्ड डिस्क आपकी एक्सटर्नल है। मतलब ये कि फिजिकल कंप्यूटर के जाने से आपकी वर्चुअल हार्ड डिस्क को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सिर्फ एक अटैच हुई थी उसके साथ। तो ये क्या करेगा? ये होस्ट डिसाइड करेगा कौन से होस्ट पे मैं जा सकता हूँ। तो ये देखेगा कि दूसरा होस्ट खाली है, तो ये सर्विस क्या करेगा? अपडेट कर देगा डेटाबेस में, और ये उस दूसरे होस्ट पे जाएगा, दूसरे कंप्यूटर पे, और वहां के libwords के थ्रू कमांड चलाएगा, वहां पे वीएम क्रिएट करेगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन की वीएम। और जब वो क्रिएट करेगा तो वहां पे जो डेटाबेस जो डिस्क है वर्चुअल हार्ड डिस्क, वो कौन सी होगी? जो आपकी थर्ड पार्टी वाली, मतलब एक्सटर्नल वाली, जो आपकी प्रीवियस वीएम जो चल रही थी उसकी स्टेट। तो उसकी स्टेट को ये यहाँ पे माउंट कर देगा, अटैच कर देगा, माउंट गलत वर्ड है, अटैच कर देगा, और यहाँ से आपकी कंप्यूटर हाइपरवाइजर ऑन हो जाएगा, मतलब वीएम ऑन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ऑटो इवैक्यूएशन होता है, ठीक है। ऑटो इवैक्यूएशन सपोर्ट करता है अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाते हो, अमेजोन वगैरह पे, तो वहां आपको ये चीज कभी भी पता नहीं लगती है, वहां पे ऑटोमेटिकली ये सारी काम होते हैं। बट बिकॉज आप ओपन स्टैक को पढ़ रहे हो तो इसलिए आपको एक्चुअली पता है कि इंटरनली वो ऑटो इवैक्यूएशन कैसे करता है, पर ये ऐसे नहीं करेगा। आपको इसके पहले इसको सपोर्ट लेना पड़ेगा ऑटो इवैक्यूएशन का। इसके लिए एक बहुत जरूरी चीज होती है, और वो होती है ओपन वर्चुअल स्विच का इस्तेमाल करना। अगर आप ओपन वर्चुअल स्विच का इस्तेमाल नहीं करोगे तो ऑटो इवैक्यूएशन नहीं हो सकता है। क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आप मान लो ओपन स्टैक का अपना एक वर्चुअल स्विच होता है, नेटवर्किंग में बताऊंगा, अब ओपन स्टैक का अपना एक खुद का वर्चुअल स्विच होता है। अब आप उस वर्चुअल स्विच को इस्तेमाल करोगे तो ओपन स्टैक इंटरनली जो है वो
सारे कंप्यूटर्स के ऊपर नेटवर्क के थ्रू कभी भी उस नेटवर्क को ले जाके दूसरे होस्ट के ऊपर अपना सेम नेटवर्क आपको प्रोवाइड कर सकता है। बट अगर आप कहते हो नहीं मैं तो ओपन स्टैक का ओवीएस यूज ही नहीं करूंगा, ओपन वर्चुअल स्विच, मैं तो क्या यूज करूंगा, मैं एसआरआई ओवी यूज करूंगा, ये भी मैं बताऊंगा लास्ट डे, एसआरआई ओवी यूज करूंगा, तो उस केस में आपकी वीएम माइग्रेट नहीं हो पाएगी। तो ये मैंने आपको मतलब बता दिया माइग्रेशन के बारे में कि कैसे माइग्रेशन पॉसिबल होता है और कैसे माइग्रेशन नहीं भी होता है, क्या कंडीशन होती है ना होने की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन पूछना है? नो। ठीक है यार, थोड़ा ज्यादा बता दिया है, मुझे पता बहुत डीप टॉपिक्स हैं, मतलब मैं खुद कोशिश करता हूँ कि ज्यादा डिटेल में बता के अभी कंफ्यूज ना करूँ, ठीक है। हम इसको और डिटेल में समझते जाएंगे, आप टेंशन ना लो, हम बहुत पढ़ेंगे। आपको अगर पढ़ने में इंटरेस्ट है तो मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक करके कंपोनेंट्स को समझाने की कोशिश करता हूँ, टाइम ज्यादा नहीं है, बट एक दो कंपोनेंट्स को एटलीस्ट आज पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको जो मेजर सर्विसेज हैं ओपन स्टैक की वैसे तो बहुत सारी सर्विस हैं, अगर वैसे गिनोगे ना तो 20-25 से ज्यादा सर्विसेज होती हैं, पर वो सारी सर्विसेज का हमको अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हम पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, तो अभी जरूरत नहीं है कि हम वो सारी सर्विसेज को भी पढ़े। आप अभी वो पढ़ो जो मेजर सर्विसेज है, जिनको पढ़े बिना आपका ओपन स्टैक पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम आपको मैंने पढ़ाया था नोवा, नोवा में मैंने आपको कॉल फ्लो दिखाया था, ठीक है। आज मैं आपको हाई लेवल पे बताऊंगा कि ये कंपोनेंट्स न्यूट्रॉन क्या करता है, और साथ के साथ आपको ना एक चीज और मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको पढ़ा रहा हूँ, वो ये कि कौन सी सर्विस ओपन स्टैक के किस रिलीज में आई है। अब देखो ओपन स्टैक के रिलीज के ऊपर मैंने बहुत अच्छी तरह बात करी थी लास्ट वाले सेशन में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ABCD करके सारे ओपन स्टैक के रिलीज आए थे, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब न्यूटन आया था तो उसके बाद से ही हमारा जो इंडस्ट्री में जो क्या कहते हैं कि वो एंटरप्राइज लेवल पे एक्सेप्ट हुआ है। अगर मैं आपको पिछली स्लाइड पे चलो चला जाता हूँ थोड़ा, हाँ देखो, मैंने आपको बताया था ना जूनो जो था वो पहला ऐसा रिलीज था ओपन स्टैक का जिसको एंटरप्राइज ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये सॉफ्टवेयर सही है, इससे हम अपना वीएम बना के कमर्शियली इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया कि हाँ आपने सही बनाया है। तो जूनो से पहले जितने भी थे ABCDEFGHI, मतलब कि आई तक के, वो सारे जो रिलीज थे वो बेसिकली एक तरीके से समझ लो कि वो डेवलपमेंट ही थे, ठीक है, कमर्शियली फिट नहीं थे। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये इतना टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है कि हर एक सर्विस को ये याद करना कि वो कब आया था, बट फिर भी आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, बिकॉज अब आप ओपन स्टैक पढ़ रहे हो, ठीक है, आप किसी और से भी जब आप बात करोगे ओपन स्टैक के बारे में तो आप उनको भी ये चीजें बता सकते हो क्या, कि नोवा जो सर्विस है, नोवा सर्विस, अब समझो ये हार्ड कोर सर्विस है ओपन स्टैक की, ये सबसे पहले ऑस्टिन में ही आया था, मतलब अल्फाबेटिकली ए। तो जो सबसे पहला रिलीज आया था ना ओपन स्टैक का, तब उसमें नोवा था। अब मैं बात करता हूँ न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन देखो कब आया, न्यूट्रॉन आया है फोल्सोम, ABCDE देन F, इतने रिलीजेस के बाद इन्होंने न्यूट्रॉन को इस्तेमाल करना शुरू किया, मतलब एज अ प्रोजेक्ट कि ये एक सर्विस है, डिफरेंट सर्विस। इससे पहले तक जो नेटवर्किंग था वो बाय डिफॉल्ट जो हाइपरवाइजर के अंदर जो नेटवर्किंग होती है ना, वो उसको इस्तेमाल करते थे। मतलब ये कि ओपन स्टैक की खुद की कोई सर्विस नहीं थी नेटवर्किंग से रिलेटेड। ओपन स्टैक ने जब फोल्सम रिलीज आया तो उसने फिर न्यूट्रॉन को बनाया इस रिलीज के अंदर। तो ये एक इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपको ज्यादातर कहीं से पता नहीं चलेंगी, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि न्यूट्रॉन कब आया था। कोई पूछ देता है ना कि यार कि ओपन स्टैक के किस रिलीज में क्या नया फीचर ऐड हुआ था, तो ये आप बता सकते हैं कि जब फोल्सम आया था तब न्यूट्रॉन आया था, इससे पहले ओपन स्टैक के पास न्यूट्रॉन ही नहीं था। और नीचे यहाँ मैंने आपको बताया डिपेंडेंट सर्विसेज कि अगर आप मान लो न्यूट्रॉन को इस्तेमाल करना चाहते हो तो कौन कौन सी सर्विसेज और ओपन स्टैक की मैंडेटरी है जिसके बिना कि ये नहीं चल सकता। तो देखो न्यूट्रॉन को चलाने के लिए कीस्टोन चाहिए, जनरली ओपन स्टैक में हर सर्विस को चलाने के लिए कीस्टोन चाहिए। कीस्टोन को सबसे कोर माना जाता है ऑथराइजेशन के लिए। अगर कीस्टोन नहीं है तो आप, ऐसा नहीं कि कीस्टोन मैंडेटरी है, आप बिना कीस्टोन के भी ओपन स्टैक चला सकते हो, बट वो एक ऑथराइज प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा। मतलब ये कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, आके कोई भी बिना लॉगिन किए सीधा वीएम डिलीट मार देगा, कोई भी आके कोई भी कंपोनेंट को स्टॉप स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए ऑथराइजेशन जरूरी होता है, ये तो आप भी समझते हो ऑथराइजेशन का इंपॉर्टेंस। तो न्यूट्रॉन क्या करता है, न्यूट्रॉन हमें बेसिकली नेटवर्किंग एज अ सर्विस देता है, नेटवर्किंग एज अ सर्विस इन अ वर्चुअल कंप्यूट एनवायरनमेंट। तो जो आपने जो वीएम बनाई है उस वीएम को नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क मान लो कि इंटरनल नेटवर्क, एक्सटर्नल नेटवर्क,
फिर आपका क्या कहते हैं क्लस्टर नेटवर्क, मान लो डेटा नेटवर्क, जो भी नेटवर्क आप बनाना चाहो, तो वो सारी चीजें आपको मिलती है न्यूट्रॉन की हेल्प से। अब न्यूट्रॉन देखो करता क्या है, न्यूट्रॉन तो आपको नेटवर्किंग तो देता ही देता है, ठीक है, उसके साथ साथ वो आपको फायरवॉल भी देता है, फायरवॉल सर्विस भी देता है। फायरवॉल क्या करता है, बेसिकली ट्रैफिक को ब्लॉक करता है, अनवांटेड ट्रैफिक को। तो ये क्या करता है कि ये आपको जो नेटवर्क देता है ना, उसके अंदर एक फिनोमेना होता है, मतलब एक फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ग्रुप। तो वो भी ये आपको प्रोवाइड करता है न्यूट्रॉन, सिक्योरिटी ग्रुप देता है। सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने अगर आईपी टेबल पढ़ा होगा ना, आईपी टेबल की तरह काम करता है सेम टू सेम। मतलब ये कि मुझे क्या ब्लॉक करना है, किस आईपी के लिए अलाउ करना है, किस आईपी के लिए ब्लॉक करना है, कौन सा पोर्ट अलाउ करना है, कौन सा पोर्ट, इनकमिंग ट्रैफिक, आउटगोइंग ट्रैफिक, दोनों डायरेक्शन, इनकमिंग एंड आउटगोइंग, इंग्रेस एंड ईग्रेस, दोनों चीजों को आप अपने कंट्रोल कर सकते हो वीएम के ट्रैफिक को, कि मेरे वीएम पे कौन जाएगा और वीएम बाहर किससे बात करेगा, किस पोर्ट पे किस आईपी से। दो ही चीजें हैं, पोर्ट एंड आईपी, तीसरी कोई चीज नहीं है, ठीक है। प्रोटोकॉल, मान लो प्रोटोकॉल इंक्लूडेड है उसके अंदर, ठीक है। पर ये मत बोलना यूजर नेम के बेसिस पे, नहीं, यूजर नेम के बेसिस पे वो ऑथराइज नहीं करता, ब्लॉक नहीं करता, वो सिर्फ पोर्ट पे करता है, आईपी पे करता है और प्रोटोकॉल पे करता है। तो ये बेसिकली फायरवॉल जैसा काम करता है नेटवर्क। इसको चाहिए कीस्टोन, ठीक है। इसका एक डायग्राम है, थोड़ा छोटा सा है। चलो इसी के बाद आज का सेशन खत्म कर देंगे, लंबी खींचने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि न्यूट्रॉन क्या होता है, तो देखो, न्यूट्रॉन हो चाहे नोवा हो चाहे सिंडर हो, ठीक है। अब आप तो समझ गए, मैंने आपको असली तो ये समझा दिया है। अगर आप ये समझ गए तो आपको ओपन स्टैक मतलब आपको समझ में आ गया है, और हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन में आप मुझे ही शायद कुछ दो चार चीजें नहीं बता दो, ठीक है। तो काम वो ऐसे ही करता है जैसे बताया है मैंने, नोवा एपीआई, ठीक है। यहाँ मिला के चलते हैं, चलो। नोवा एपीआई, नोवा शेड्यूलर, नोवा सर्विस, ड्राइवर, प्लगइन एंड प्रोवाइडर। अब इसको यहाँ पे लेकर आते हैं। यहाँ ये बोलते हैं न्यूट्रॉन सर्वर। अब क्या होता है कि न्यूट्रॉन मतलब नेटवर्किंग, ओपन स्टैक के आर्किटेक्चर जो होता है ना, वो बड़ा ही मतलब ओपन है। वो इतना ओपन है ना कि ये समझ लो कि कोई भी उसको ना कभी भी ट्विस्ट कर सकता है। मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ओपन स्टैक कम्युनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस आर्किटेक्चर को कैसे तोड़ते हो, मोड़ते हो, कैसे इस्तेमाल करते हो, वो प्योरली आपके ऊपर है। आप चाहे तो ग्राउंड जीरो से उनके कोड लेके अपना खुद का ओपन स्टैक लिख सकते हो। मतलब ये कि आप अपना खुद का एक ओपन आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म बना सकते हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीगली अलाउड है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि जैसे ओरेकल वगैरह ने किया हुआ है ऐसा, ओरेकल कहता है ना कि हमने एक नेटवर्क नोड अलग बनाएंगे। जैसे मैंने आपको भी पीछे बताया था ना, कंप्यूट होता है, कंट्रोलर होता है, स्टोरेज होता है। तो ओरेकल वालों ने कहा कि यार ओरेकल ने अपना खुद का ओपन स्टैक बनाया हुआ है, ओरेकल ने खुद का ओपन स्टैक आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। तो उन्होंने अपने आर्किटेक्चर के अंदर नेटवर्क को एक अलग नोड पे डाल दिया है। तो देखो, नेटवर्क को अलग नोड पे डालो चाहे मत डालो, काम तो वो वैसे ही करेगा, ठीक है। फंक्शनैलिटी वाइज अगर हम बात करें तो ये मान लो आपका एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। प्रोजेक्ट क्या होता है बेसिकली, प्रोजेक्ट एक आपका वर्चुअल बाउंड्री होती है, एक यूजर, एक मतलब कि आप मान लो कि आप वीएम लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, नेटवर्क यूज कर रहे हो। तो आपके जो वीएम्स और जो नेटवर्क्स हैं वो किसी और यूजर को इम्पैक्ट ना करें। मान लो एक टीम ए है, टीम बी है और टीम सी है। अब तीन टीमें अगर काम कर रही है ओपन स्टैक के ऊपर और वो अपने वीएम्स लॉन्च कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यार, अगर मान लो एक टीम जो ए होगी वो नहीं चाहेगी कि उसके वीएम को या उसकी इमेजेस को, उसके वॉल्यूम्स को, उसकी किसी भी चीज को कोई दूसरी टीम देखे। आइसोलेशन, आइसोलेशन बहुत जरूरी होता है, राइट। तो ये आइसोलेशन कैसे पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट कैसे पॉसिबल होता है, ये होता है आपका कीस्टोन से। तो कीस्टोन वाले में हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। अब देखो समझने तो के लिए, कृष्णा, जो हम्म, नेम स्पेस था उसी की तरह है प्रोजेक्ट, राइट? हाँ जैसे हाँ, अपना नेम स्पेस, उसमें नेम स्पेस एग्जैक्टली, था, हाँ राइट, वैसे हाँ ही इसमें बिल्कुल, प्रोजेक्ट है, राइट? हाँ बिल्कुल। नेम स्पेस वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। देखो, नेम स्पेस बनाया इसीलिए गया है कि मान लो आप चार पांच लोग एक ही जगह पे काम कर रहे हो, तो जैसे मान लो एक ही फ्लोर पे सारी टीमें बैठ रही हैं, तो ऑब्वियसली हम एक एरिया बनाएंगे कि भाई ये इस टीम का है, ये इस टीम का है, ये इस टीम का है, ताकि कल को किसी को पता चल सके कि भाई ये इस टीम का मेंबर है, ये इस टीम का मेंबर है। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट होता है। तो प्रोजेक्ट में भी क्या होता है, प्रोजेक्ट आपने बना लिया, अब उस प्रोजेक्ट के अंदर आप कितनी भी वीएम बनाओगे वो आपकी वीएम्स होंगी, उनको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सेकंड प्रोजेक्ट हो गया। तो अभी तो हम यहाँ खैर नेटवर्क की बात कर रहे हैं। हम नेटवर्क की हम क्या बात करें कि आपने मान लो न्यू नेटवर्क बनाया, ठीक है। अब आप एक वर्चुअल नेटवर्क बनाओगे, लॉजिकली समझो, मतलब डायग्राम वाइज मत जाओ। लॉजिक क्या कहता है कि आपको एक नेटवर्क चाहिए, वर्चुअल नेटवर्क आपने बना दिया। अब ये जो वर्चुअल नेटवर्क होगा ना, ये वर्चुअल नेटवर्क हो सकता है कि आप दो प्रोजेक्ट के साथ शेयर भी कर सकते हो, नहीं भी शेयर कर सकते, ठीक है। एक्सटर्नल नेटवर्क है, कस्टमर ने बोला कि भाई सभी के लिए सेम रहेगा, तो आप शेयर कर दो।
कस्टमर कहता नहीं इंटरनल नेटवर्क है, ये इसी वीएम के पास रहेगा, इसके पास नहीं होगा तो आप मत शेयर करो। तो ये हो गए आपके नेटवर्क। अब ये क्या करते हैं ना, ये बाहर एक राउटर से बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन राउटर जो ओपन स्टैक होता है वो आपको दो तरीके की नेटवर्किंग सर्विस प्रोवाइड करता है। एक तो होता है स्विच वाली आईपी राउटिंग, ठीक है, आईपी, और एक होता है राउटर की तरह। राउटर कैसे काम करता है, राउटर हमारा क्या करता है, राउटर हमेशा हमारे नेटवर्क का आखिरी डिवाइस होता है जिसके बाहर आप अपना नेटवर्क क्रॉस करते हो। मतलब कि आपके नेटवर्क की बाउंड्री होती है, वो लास्ट डिवाइस होता है आपके नेटवर्क के अंदर। तो आप उसको राउटर की तरफ इस्तेमाल, राउटिंग की भी फैसिलिटी देता है और नॉर्मल स्विच की भी फैसिलिटी देता है। तो ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपने राउटर बना लिया मान लो फॉर एग्जांपल, और राउटर किसके थ्रू आप बाहर निकल गए, ये फिजिकल नेटवर्क हो गया। फिजिकल मतलब फिजिकल स्विचेस जो बाहर लगे हुए हैं, आपके ओपन स्टैक के भी बाहर लगे हुए हैं। इन स्विचेस के थ्रू होके आप बाहर चले गए, तो आपने मान लो एक्सटर्नल नेटवर्क बनाया और न्यूट्रॉन राउटर से होके आप बाहर निकल गए। तो ये बस एक डायग्राम है, इसको ना इतना डिटेल में मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं समझाता हूँ। न्यूट्रॉन सर्वर देखो क्या करता है, न्यूट्रॉन सर्वर बेसिकली एपीआई प्रोवाइड करता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना नोवा एपीआई, ऐसे ही न्यूट्रॉन एपीआई, और वो डेटाबेस के साथ भी कनेक्शन करेगा। तो देखो यहाँ से मिला के देखो, नोवा एपीआई तो न्यूट्रॉन एपीआई, न्यूट्रॉन शेड्यूलर, न्यूट्रॉन सर्विस। न्यूट्रॉन सर्विस क्या करेगा, डेटाबेस के साथ बात करेगा। तो ये जो तीनों चीजें हैं, ठीक है, इन तीनों चीजों की बात यहाँ पे हो रही है। देखो न्यूट्रॉन सर्वर बोलते हैं इसको बेसिकली। प्लगइन क्या होता है, प्लगइन बेसिकली वो होते हैं जो एजेंट को कंट्रोल करते हैं। देखो प्लगइन क्या है, प्लगइन हो गई ये प्लगइन होते हैं। और नीचे क्या होता है, एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज मतलब अब बात करते हैं कि एक्चुअल एजेंट कौन कौन से होते हैं। देखो एक्चुअल एजेंट होते हैं आपका L2 लेवल की राउटिंग, ठीक है, L2 होता है, L3 होता है, और इसके अलावा भी और कुछ। L2 L3 आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखो जो हमारा मॉडल होता है ना, ओएसआई मॉडल, ठीक है, ओएसआई मॉडल में लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स के हिसाब से ही जब हम क्या करते हैं, जब हम कोई एक स्विच बनाते हैं, एक ऐसा स्विच बनाते हैं जो कि सिर्फ ट्रैफिक लेता है और पास कर देता है। उसको मतलब नहीं कि जो ट्रैफिक जो जो आ रहा है ट्रैफिक वो किसका है, अंदर क्या है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो सीधा उठा के पास कर देता है। जैसे नॉर्मल स्विचेस होते हैं, L2 स्विच की तरह होता है। तो उनमें क्या होता है, आप केबल कनेक्ट करोगे और वो आपस में एक दूसरे से बात कर पाएंगे बिना किसी फिल्ट्रेशन के। तो इस चीज को अचीव करने के लिए हमारे पास दो दो तरीके के एजेंट होते हैं। एक होता है लाइनेक्स ब्रिज और एक होता है ओवीएस एजेंट। याद करो, ओपन वर्चुअल स्विच। तो ओपन स्टैक जो है वो ओवीएस यूज करता है। आज की डेट में ओपन स्टैक ओवीएस को प्रेफर करता है, लेकिन अभी बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, है ना। लोग कहते हैं कि यार नहीं, हमें तो ओवीएस नहीं चाहिए, तो उस केस में फिर हमें लाइनेक्स ब्रिज एजेंट भी लेना पड़ता है। अब क्या होता है कि ये जो दो सर्विसेज हैं, ये दो सर्विसेज L2 की हैं। L3 क्या होता है, L3 बेसिकली आईपी लेवल बेस्ड होता है, वीलैन बेस्ड राउटिंग होती है। कि मान लो कि आप L3 राउटिंग जब करते हो, तो L3 राउटिंग में क्या होता है कि वो आपकी आईपी पढ़ता है, वो आपकी वीलैन आईडी पढ़ता है, और जो वीलैन आईडी होगी उसी वीलैन आईडी को वो दूसरे उस पर राउट करेगा। मतलब ये कि अगर एक स्विच है और वो L3 स्विच है, उसके पास अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है और अगर वो L3 लेवल की रिक्वेस्ट है, तो वो क्या करेगा, वो उसका आईपी भी पढ़ेगा और उसका वीलैन आईडी भी पढ़ेगा, और उसको पढ़ के ही वो आगे पास करेगा कि हाँ ठीक है, तुमने बोला वीलैन आईडी 101, तो मैं तुम्हें 101 पे अलाउ करूंगा, बाकी तुम किसी को नहीं रीच कर सकते। ऐसे ही मैं तुम्हारी आईपी पढ़ूंगा, तुम्हारी आईपी क्या है, अच्छा तुम्हारी आईपी ये है, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ जाने दूंगा। तुम्हें इस सबनेट से बात करना है, ठीक है, मैं तुम्हें इस सबनेट से बात करा दूंगा। तो ये होता है L3 लेवल का। तो L3 के दो एजेंट होते हैं, एक होता है L3 एजेंट और एक होता है DHCP एजेंट। L3 एजेंट क्या होता है, ये वो एजेंट होता है जो आपको L3 सर्विस देता है। और DHCP क्या होता है, DHCP बेसिकली हमारा होता है डायनामिक होस्ट प्रोवाइड करता है, आईपी प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो कि हम अपने घर में राउटर लगाते हैं, ठीक है, हम राउटर लगाया, हमने कोई भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया और हमने अपने मोबाइल पे क्या किया, सीधा वाईफाई कनेक्ट किया और हमारा चल गया। पर बैकएंड में क्या होता है, हमारे डिवाइसेस को एक आईपी मिलती है। अब मुझे तो नहीं पता है कि मेरे मोबाइल को कौन सी आईपी मिली है, मेरे लैपटॉप को कौन सी आईपी मिली है। दैट मीन्स कि वो डीएचसीपी है। डीएचसीपी में क्या होता है कि जो मेरा लैपटॉप है या मेरा मोबाइल है, जब मैं अपने होम के राउटर पे कनेक्ट करता हूँ वाईफाई राउटर से, तो सबसे पहले क्या होता है ना, जो मेरा डिवाइस होता है वो मेरे राउटर से कनेक्ट करता है। कनेक्ट करके वो बोलता है कि भाई मैं आईपी मुझे चाहिए। आईपी क्यों चाहिए, क्योंकि आईपी के बेसिस पे ही तो लोग एक दूसरे से बात करते हैं। तो वो बोलेगा मुझे आईपी चाहिए, तो वो बोलेगा ओके ठीक है, मैं डीएचसीपी हूँ, मैं तुम्हें आईपी दूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास, मुझे पता है मैं तुमको आईपी दूंगा, एक लीज पे दूंगा, 12 घंटे, 24 घंटे, 7 दिन, 8 दिन। उसके बाद में दोबारा चेक करूंगा कि क्या तुम वो आईपी यूज कर रहे हो। अगर तुम उस टाइम पर मुझे पावर्ड ऑन नहीं दिखे, तुम्हारी आईपी अपनी हुई, तो वो आईपी मैं वापस ले लूंगा।
और अगर तुम दोबारा आओगे तो क्या होगा, मैं तुम्हें दूसरी आईपी दूंगा। तो इस तरीके से हमारे मोबाइल्स पे, हमारे लैपटॉप्स पे आईपी चेंज होती रहती है बैकएंड पे, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया उस चीज को। एक होता है दूसरा स्टैटिक। स्टैटिक क्या कहता है कि भाई मुझे तो यही आईपी चाहिए, अपने राउटर को बोलेगा कि मुझे ये आईपी चाहिए, वो ब्रॉडकास्ट करेगा कि मुझे ये आईपी चाहिए, मुझे ये आईपी चाहिए, क्या ये आईपी फ्री है? राउटर कहेगा हाँ ये आईपी फ्री है, ले लो। अगर आईपी फ्री नहीं होगा तो वो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, आपको आईपी नहीं मिलेगी। दैट इज नोन एज स्टैटिक आईपी। डीएचसीपी क्या करता है, आईपी एलोकेट करता है। तो ये सर्विसेज है, लोकल सर्विसेज। लोकल सर्विसेज किसकी? जो लोकली उस नोड पे चलती हैं, जिस भी नोड पे आप काम कर रहे हो। मिसलेनियस होता है मेटा डेटा। मेटा डेटा यार बेसिकली ना, मेटा डेटा एक बहुत ही ब्रॉड मतलब सेंस में होता है। मेटा डेटा एक अपने आप में एक अलग ही टेक्नोलॉजी है। वो ये कहता है कि जैसे मैंने उसमें भी बताया था ऑब्जेक्ट स्टोरेज के केस में, मेटा डेटा। मेटा डेटा बेसिकली क्या है कि डेटा का डेटा होता है। मान लो कि आप जैसे घर में सामान लाते हो तो एक बिल होता है ना आपका, बिल में लिखा होता है कि यार ये चीज ये लिया आपने, ये सामान लिया, ये सामान लिया। तो वो चेकलिस्ट होती है, जिस चेकलिस्ट से आपको पता लग जाता है अच्छा मैंने ये भी लिया, इतने रुपए का लिया है। तो ऐसे ही मेटा डेटा भी आपके जो एक्चुअल डेटा होता है उसकी एक हाई लेवल समरी होता है कि उस डेटा में क्या है, या वो कहाँ रखा हुआ है, उसको एक्सेस कैसे किया जाए। तो ये बेसिकली मेटा डेटा, तो ये भी सर्विस चलती है न्यूट्रॉन के अंदर। अब मैंने ये साथ में ना, ये साथ में लिखा भी है कि ये सर्विस कौन सी नोड पे चलती है। जैसे ओवीएस एजेंट है, ये आपका कंप्यूट पे भी चलता है और कंट्रोलर दोनों पे चलता है। तो जब आप अपने ओपन स्टैक में लॉगिन करके देखोगे ना, तो आपको आपके कंप्यूट नोड पे भी ओवीएस चलता हुआ दिखेगा, ओवीएस एजेंट, और आपको कंट्रोलर पे भी दिखेगा। लेकिन जो ये L3 एजेंट है ये सिर्फ कंट्रोलर पे चलता है, डीएचसीपी भी कंट्रोलर पे चलता है, और मेटा डेटा भी कंट्रोलर पे चलता है, ये सारे कंट्रोलर पे चलते हैं। कंप्यूट पे क्या चलता है, ओवीएस चलता है और लाइनक्स ब्रिज एजेंट चलता है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है। तो ओवीएस और लाइनक्स ब्रिज ये दोनों आपके चलते हैं कंप्यूटर नोड पे, और कंट्रोलर पे तो ये सारे ही चलते हैं। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन हो गया, या मान लो कोई भी सर्विस होगी तो उसकी कुछ, जैसे मैंने बताया था ना कि हर सर्विस का पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कि यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर नोवा है तो इसकी कुछ कुछ चीजें यहाँ भी चलती हैं। तो ऐसे ही न्यूट्रॉन हो गया, तो न्यूट्रॉन यहाँ भी चलता है और न्यूट्रॉन यहाँ भी चलता है, दोनों पे चलता है, दोनों जगह चलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और बाकी तो है यार, बट सेशन लेंथी हो जाएगा तो इसलिए ऑडियंस को इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो कल कोशिश करो, कल हम सेशन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। और कल मैं आपको ये बाकी के कंपोनेंट्स को भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछना चाहे तो अभी पूछ सकता है। कृष्णा, एक छोटा सा सवाल है, ये जो L2 है, L3 हाँ लेयर है, ये हाँ दोनों, ये तीनों लेयर होंगी ना एक हाँ किसी भी न्यूट्रॉन में, राइट? हाँ तीनों हाँ, तो प्रेजेंट है, और उसके अंदर जो है वो ऑप्शनल है, राइट? देखो ऑप्शनल। जैसे या हाँ हम ओवीएस हाँ यूज कर ले या लिनक्स ब्रिज एजेंट यूज कर हाँ ले, राइट? हाँ बट हाँ L2 L3 दोनों होंगी। अब L3 के अंदर हम L3 एजेंट यूज कर ले या डीएचसीपी, या ये दोनों यूज हम्म, करेंगे, ये पूछना था हाँ, मुझे। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। ये सर्विसेज सारी होती हैं। अब किस जगह पे आप किसको यूज करना चाहते हो वो आपके यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको सर्विस मिलेंगी ये सारी। ये बेसिकली लेयर वाइज सर्विसेज है, L2 की भी है, L3 की भी है, और मिसलेनियस भी है। मिसलेनियस मतलब इन दोनों से अलग। तो ये सर्विस आपको मिलेगी मिलेगी, अब आप इस्तेमाल करो आप ना करो वो आपकी मर्जी है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस नोड पे कौन सी सर्विस मिलेगी। ठीक, ठीक ठीक है, है, थैंक और यू। को कुछ पूछना है? नहीं, चलो ठीक है। तो इसके साथ हम आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। कल सेशन होगा, ठीक है, कल सेशन होगा। मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, और कल मैं आपको बाकी की सर्विसेज को भी ना एक या दो स्लाइड में समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको मेजोरिटी 5-6 सर्विसेज बताऊंगा जो कि जरूरी होती है, बाकी की सर्विसेज के ऊपर हम बाद में मतलब प्लान करेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट लगेगा तो और भी सर्विसेज को हम बाद में इंक्लूड करेंगे, बट अभी हम इस एजेंडा के अंदर हम इतने ही रखेंगे। देन मैं आपको बताऊंगा डिप्लॉयमेंट, कि ओपन स्टैक को डिप्लॉय कैसे किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? क्योंकि ओपन स्टैक को डिप्लॉय करने की नॉलेज आधे से ज्यादा लोगों को नहीं है। आधे से ज्यादा लोग इंटरव्यू में गलत जवाब दे के आते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि वो गलत जवाब क्या होता है, और वो आप अवॉइड करना उस जवाब को देने से। अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप वो जवाब दोगे तो। ठीक है, फिर मैं आपको लास्ट में आपको ओपन स्टैक की लैब डिप्लॉय करके दिखाऊंगा। ठीक है, वो एक R&D लैब होगी, तो इसीलिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो R&D मेथड होगा। ठीक है, तो हम ये सब एजेंडा, ये सब चीजें हम कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा पढ़ने में। जब तक आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब मैं भी आपको बहुत चीजें बताता रहूंगा। टाइम की कमी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं बताने के लिए। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा चीजें बताई जा सके।
टाइम को ध्यान में रखते हुए। तो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। तो थैंक थैंक यू यू कृष्णा। लोगों का, कल मिलते हैं। थैंक यू, चलो बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू यार। थैंक यू कृष्णा।